कहा जाता है जरा जरा ढूंढ अभी रहने दे दो दरमियां, कामिल रिश्तों के लिए जरूरी है गलत फहमियां। मुझको तो पता नहीं तुमको खबर हो शायद, मुझको तो पता नहीं तुमको खबर हो शायद, लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। और उन्होंने 3 बार नाम लिया आपका और बताया कि मकर द्वार को तो ऐश्वर्या ने फेमस कर दिया। हाँ, देर रात एक मैसेज आया, उन्होंने मुझे बोला टाइगर जिंदा है और टाइगर फंक्शन में जाएगा। तो हमने कहा कौन टाइगर जिंदा है? कि अखिलेश यादव भी ये करेंगे, तो उन्होंने कहा अरे क्या तमंचा रख के क्या हमसे वो दिलवाएंगे क्या? इंडिया अलायंस के लोगों ने चिमटे से पापड़ सेके। लॉबी के अंदर उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की कि ऐसे, तो वो भागे और शर्ट फट गई उनकी। जो मेरी जानकारी है, पैनी नजर उस दिन सुबह 2 लोगों पर बनाई गई थी। जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। वाह वाह वाह। और राहुल गांधी के मामले में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक सीनियर अधिकारी से आज सुबह ही हमारी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि मनोज उसका त्यागी का तो पैर टूट गया। हमने कहा कैसे? कहते सिवान में। हमने कहा कब? कैसे? उसी दिन उसी समय जब हम लोग गुजरे थे वहां से, राहुल गांधी की गाड़ी उनके पैर के ऊपर चढ़ गई। बोला गया कि राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, केरल में नए साल में वहां पर रहेंगे। बोल दिया गया कि भाई कोई तस्वीर और ये सब नहीं आनी चाहिए। जो वहां का लोकल पत्रकार था, फोटोग्राफर, वो ताड़ के पेड़ के ऊपर, मुझे यही ताड़ लगा के पेड़ के ऊपर टॉप एंगल शॉट लिया। नहीं, ऊपर बैठ चढ़ के, हाँ। और उसने वहां से तस्वीर ले लिया। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। दिन भर की वर्कशॉप के बाद भी गलत पेन का इस्तेमाल हुआ है मौसमी, काफ़ी ज़्यादा गलत जगहों पे नाम लाइनें खींची गई। अरे इतनी पाठशाला पढ़ाई गई, फिर भी कोई जबरन अपना पेन से मार्क कर दे, क्रॉस को क्रॉस कर दे, टिक कर दे। जानबूझ के भी तो हो सकता है। अरे ये भी हो सकता है कि समझ ही में ना आया हो, समझ इतना में भी ना पेचीदा आया। मामला हो। हम लोगों के साथ भी तो होता है कि आदमी पीटीसी में कई टेक लेता है, वहां पर टेक नहीं ले सकते, जो एनजी टेक हो गया तो हो गया। चला गया NG हर टेक। बार वोटिंग में ये बताया जाता है, जब सदन में वोटिंग होती है, कि कैसे वोट करना है। हाँ, और हर बार कुछ ना कोई लोग गड़बड़ करते हैं। तो या तो ये भी तो हो सकता है कि सही से समझाया ना गया हो संजय जी के नहीं डिपार्टमेंट। नहीं भाई, पूरे पाना 5-5 कुछ घंटे। लोग समझाने के बाद, समझने के बाद भी जानबूझ के ही गलती कर रहे हैं। ये चीज है। आपने इनवैलिड भी कर दिया और आपने क्रॉस वोट भी नहीं किया। इनवैलिड का मतलब ये होता है कि नंबर्स, आपका जो अंतर है वो बढ़ जाएगा। अब आप क्रॉस वोट से बढ़ाइए या इनवैलिड से बढ़ाइए, या एब्सेंट होके ये बढ़ाइए। एब्सेंट्स में तो ये है कि हाँ, वो नंबर कट जाएगा। लेकिन इनवैलिड में ये है आपने वोट भी कास्ट कर दिया और खूब चिलवन से लगे बैठे हो, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये ऐसा ही है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे और आवाज भी ना। हमारे सारे दर्शक आ चुके हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर। मेरा नाम है ऐश्वर्या पालीवाल। हमारे साथ पूरी जमघट लग चुकी है। संजय शर्मा, आप इनको ज़्यादातर कोर्ट के सामने देखते हैं या चुनाव आयोग के सामने देखते हैं। मौसमी सिंह सड़क से लेके संसद तक आपको नजर आती हैं। बिहार से अभी पूरा पक के तप के थोड़े दिन पहले ही वापस आई हैं। बहुत सारी कहानियों का पिटारा लेके आई हैं और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में संसद के अंदर थी। रोस्ट और टोस्ट होके आए हैं। और अब ज्यादा बोलने का हमें मौका वहां नहीं मिलता था, इसलिए ऐश्वर्या को हॉट सीट पे बिठाया। जितेंद्र बहादुर सिंह, ये भी मकर द्वार पे पाए जाते हैं अक्सर, ज्यादातर एजेंसीज देखते हैं और इस बार काफी खुफिया बातें हमारे लिए लेके आए हैं। हिमांशु मिश्रा जी, आप इनको आज तक पे देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के अंदर तक की जो खबरें हैं, उनकी पकड़ हिमांशु मिश्रा जी की है। नहीं, मैं पका हुआ नहीं हूँ। आप पके हुए नहीं है, क्योंकि पका हुआ जो होता है वो जल्दी टपकता है और मैं टपकना तो मतलब अभी और गिरने जहाँ से- तक खबरों की बात है, हिमांशु के पास अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस पार्टी लाइन खबरें अंदर तक होती की हैं। खबरें होती नहीं, हैं। ये टपकाने वालों में है, टपकने वालों में नहीं। तो ये कहा कि देखिए, पका हुआ जो फल होता है वो गिर जाता है जल्दी। तो इसलिए कृपया करके मौसमी के लिए भी ये मत यूज कीजिए। मार्गदर्शक हम भी मंडल टपकाने में ना वालों में भेजें है, अभी। टपकने वालों में नहीं है। शुरुआत एक लाइन से मैं करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जो एक शख्स आज प्रकट हो गए सबके सामने, जगजीत धनखड़। कहा जाता है जरा जरा ढूंढ अभी रहने दे दो दरमियां, कामिल रिश्तों के लिए जरूरी है गलत फहमियां। तो जो प्रकट हुए अचानक से, जिनकी ढूंढ मची हुई थी, वो है जगदीप धनखड़।
हमने देखा किस तरीके से विपक्ष भी कई बार पूछ रहा था कि ठीक है नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव तो हो रहा है, लेकिन आखिरकार पुराने वाले हैं कहाँ। आज सबके सामने नजर आए अपनी फैमिली के साथ। जगदीप धनखड़ पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। ओथ टेकिंग सेरेमनी नए उपराष्ट्रपति की हो चुकी है। तो एक सवाल जो शांत हो गया है वो है कि जगदीप धनखड़ हैं कहाँ? यही हैं, दिल्ली में ही हैं कहाँ? तो दिल्ली में है। अपनी विदाई के बाद से सार्वजनिक रूप से फिर प्रकट हुए अभी अपने उत्तराधिकारी के राज्याभिषेक में, यानी उनके शपथ ग्रहण समारोह में। तो एक तरह से उनकी विदाई तो पूरी तरह हो ही गई है, अब तो सिर्फ यादें ही रह गई हैं। बाबुल मुरा नैहर छूटो जाए, तो अब नैहर तो छूट चुका है, अब ससुराल में कहाँ उनको बंगला मिलता है, वो बंगला उनको रास आता है कि नहीं रास आता है, ये तमाम चीज़ें अभी फिजा में तैर रही हैं। मौसमी, ये खबर जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि जगदीप धनखड़ वोट टेकिंग में आएंगे, ये आपने ब्रेक करी थी? कहाँ, कौन सा ऐसा खुफिया सोर्स था जिसने आपको बताया कि धनखड़ जी आएंगे? जैसे संजय जी कह रहे हैं ना, तो उनके जवाब में हम कहते हैं कि मुझको तो पता नहीं तुमको खबर हो शायद, मुझको तो पता नहीं तुमको खबर हो शायद, लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। तो जोश मलियाबादी साहब का ये शेर है, और हम भी मलियाबाद के हैं संजय जी, तो आपके शेर के, आपकी लाइनों के जवाब में हमने ये बात कही। और शायद धनखड़ साहब भी यही सोचते होंगे कि लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया, किसी के लिए सोचते होंगे। खैर, मुझे ये देर रात एक मैसेज आया और मतलब मुझे थोड़ा कंफर्म, फिर मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया कि ऐसी बात है कि मुझे बताया जा रहा है कि धनखड़ साहब ज़रूर जाएंगे, और जिनका मैसेज आया उनके मैं बहुत पीछे पड़ी हूँ। उधर से नहीं हो रहा है तो इधर से ही धनखड़ साहब का इंटरव्यू करवा दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है और टाइगर फंक्शन में जाएगा। तो हमने कहा कौन टाइगर जिंदा है? तो फिर बाद में पता चला कि जगदीप धनखड़ साहब स्वेरिंग इन सेरेमनी में जाएंगे। तो हमने कहा क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल तो फॉलो ही नहीं हुआ कुछ उस तरीके के, उनका जिस तरीके से इस्तीफा हुआ। तो उन्होंने बोला ट्रेडिशन है। हाँ, ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन है, और धनखड़ साहब एक मैसेज देने के लिए समारोह में शामिल होंगे। उसके साथ बाद में ये खबर आई कि राहुल गांधी नहीं जाएंगे। तो हमने कहा भाई ये भी तो ट्रेडिशन है, वो क्यों ट्रेडिशन स्किप कर रहे? तो बोला नहीं वो गुजरात में है टूर पे, खरगे साहब जाएंगे। तो एक तरफ ट्रेडिशन चल रहा है, एक तरफ ये भी ट्रेडिशन चल रहा है कि औपचारिक कार्यक्रम में आप बतौर एलओपी नहीं जाते हैं। एक मैसेज देने के लिए एक जना जाता है, मैसेज देने के लिए दूसरा जना जा रहा है एक और मैसेज देने के लिए। हाँ, नहीं जा रहा है, दो मैसेज हैं अलग अलग। एक जाने का मैसेज है, एक नहीं जाने का मैसेज। नहीं जाने का मैसेज। हिमांशु जी, जो आंकड़ा था, अब जयराम रमेश तो वोटिंग बस खत्म हुई, थोड़ा ट्वीट कर दिए कि मॉरल विक्ट्री सबसे पहली बात, दूसरी बात कि 315 आएंगे और 100% करेक्ट वोटिंग हुई है। देखिए, इसमें ना ऐश्वर्या दो चीज़ हैं। जब काउंटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे पीसी मोदी, मौसमी वहाँ पर थी। एक नंबर्स गेम्स को आप समझेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट लगेगा। 488 वोट थे, 6 वोट जो 6 सांसद हैं, यानी जो 6 सीटें हैं वो वैकेंट हैं, जिनमें 4 जम्मू कश्मीर की राज्यसभा की हैं, एक पंजाब से है और एक शिबू सोरेन जिनका अभी निधन हुआ है उनके कारण है, एक लोकसभा की बशीरहाट की सीट है। तो 781 नंबर्स हुए। अब उसमें से बीआरएस के 11 सांसद हैं, नहीं बीआरएस के 7 हैं और 7 और 4 7 बीजेडी के हैं। तो 11 हो गए। फिर श्रोमणी अकाली दल ने फैसला लिया कि वो भी जो है एब्सटेंड करेंगे। उनके साथ साथ जो है सुखविंदर सिंह खालसा पंजाब से सांसद हैं, उन्होंने भी एब्सटेंड का फैसला लिया। अमृतपाल को पोस्टल बैलेट गया था क्योंकि वो जेल में है, खडूर साहिब, उन्होंने लिखा कि वो एब्सटेंड कर रहे हैं। उन्होंने ना पक्ष में ना विपक्ष में वोट किया, ना उनका वोट इनवैलिड हुआ। अब ये हो गए टोटल नंबर 15। ये अगर इस पूरे गेम को आपको समझना है तो 315 इंडिया ब्लॉक के थे, 427 वोट जो हैं वो एनडीए के थे, 11 वाईएसआरसीपी, 39 ऐसे वोट हैं जो ना इंडिया ब्लॉक में थे और ना ही उधर थे, एनडीए में थे। ये 39 वोट फ्लोटिंग वोट थे, इधर या उधर हो सकते थे। सबने कोशिश की, वाईएसआरसीपी के
11 वोट थे, 4 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, वो एनडीए के साथ गए। तो एनडीए का जो आंकड़ा था वो 339 का बनता है। उसके बाद 15 ये जो एब्सेंट करने वाले थे, बीआरएस, बीजेडी, श्रोमणी अकाली दल, सुखविंदर सिंह खालसा और अमृतपाल, ये नंबर होते हैं 15। तो 39 में से 15 और घटा दीजिए आप, तो ऐसे 13 वोट रह गए अब फ्लोटिंग जो है। अब ये तो 13 वोट सरकार का दावा है कि इसमें ज्यादातर वोट उनको पड़े, और जो इनवैलिड वोट हैं जो हमको पता चला है वो टोटल 15 है। वो तो क्योंकि आंकड़ा है, और उसमें ये दावा है कि उसमें 10 एनडीए के इनवैलिड हुए। कैसे हो गए 10 एनडीए के इनवैलिड? मौसमी आपको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि क्लासेस ना इंडिया ब्लॉक में हुई ना ही एनडीए में हुई, दोनों ही जगह ये क्लासेस चलती रही हैं। अब मतलब वो हाँ, वर्कशॉप चल रही है थी। भाई साहब, और कैसे वोट कॉम्पिटिशन करना क्लब है? के अंदर भी हुआ। जो फर्स्ट टाइमर रहे हैं उनको बताया गया कि आपको वोट कैसे करना है, ओ, उसके बाद भी इनवैलिड हुआ। तो सवाल ये है कि क्या सांसद से गलती हुई है या जानबूझकर गलती की है? और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 1984 में हाँ, जब वेंकटरमन चुनाव लड़े थे और उनके सामने कांबले थे, उस वक्त सबसे हाईएस्ट इनवैलिड वोट हुए पूरे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में, वो 30। ये एक सवाल है कि जानबूझ के गलती की गई है, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि अगर आप इनवैलिड वोट डालते हैं तो नंबर्स आपके कम हो गए, तो मार्जिन, आप क्रॉस वोट भी नहीं करना पड़ा ना आपको, मतलब मार्जिन कम हो जाएगा। मार्जिन बढ़ जाएगा। इनवैलिड है तो मार्जिन बढ़ गया, क्रॉस वोट करेंगे तो भी मार्जिन बढ़ता है। तो वो अपने तरीके से, किस तरीके से आपको किस चश्मे से दिखाना है वो तय कर लीजिए। क्रॉस वोट भी हुए हैं, वो ऐसा नहीं सिर्फ हुआ ये है। कह देते आपका काम हो जाएगा जी, हाँ, बाकी कैसे होगा तो वो हम देख अब लेंगे। एनडीए के पास जो संख्या बल था वो 428 है, वोट मिले 452। तो ये 13 वोट अगर उसमें जोड़ भी दें आप, तो 15 वोट जो है एनडीए को क्रॉस वोटिंग के मिल गए। अब उसमें ये हमारे पास जो जानकारी आई है, सबके पास है, कांग्रेस के भी हैं, जेएमएम के हैं, आरजेडी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, डीएमके के हैं, एनसीपी शिवसेना के हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हैं, ये सब हैं। पूरा जमावड़ा जो है, क्योंकि इसमें अब आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉल नंबर जो है आपका वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास है, और वो आप साइन करते हैं और फिर आपको वो मिल जाता है। तो अब किसने गलती की है, नहीं की है, ये सरकार की तरफ से ये भी दावा है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के एक ही डिजाइन में गलती की है। क्योंकि आपका नाम है, नाम के आगे बॉक्स बना होता है, ऐसे बॉक्स बनाएंगे आप, और उसमें आपको रोमन में लिखना है, एक सिर्फ लाइन खींचनी है। रोमन में लिखना, मतलब इंग्लिश वाले जो इंग्लिश वाले वन, में बस रोमन में नहीं लिखना है। हाँ, रोमन वन। सिर्फ वन लिखना है, न्यूमेरिकल में लिखना है। Numerical। आपको वर्ड्स में नहीं लिखना, आप box हिंदी के में बा- नहीं लिखना। कहीं नहीं लिखना। आपने बॉक्स के बाहर लिखा या नाम के आगे लिख दिया, आपका वोट इनवैलिड। आप कह रहे हैं कि गलती एक ही तरीके की हुई है? हाँ, अरे ये तो खबर है भाई। एक ही और तरीके के एक नहीं, और चीज है। तरीके की ना गलती। ना, नहीं, सबने एक अलग अलग रुको, ढंग की रुको, गलतियां नहीं, करी होंगी नहीं, कोई। कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ, डिजाइन सुनते एक सुनते है, बात। डिजाइन तो 7 एक है। वोटों का डिजाइन एक है। हाँ, 2 वोट ऐसे हैं जिन्होंने उसको ऐसे लिख दिया, भाई आपस Word में डिस्कस करके किया है क्या? TWO2 हाँ, ONE जो हमारी 1। जानकारी है। हाँ। एक और चीज है कि अभी तक हमको लगता था कि आपने ये किया, फोल्ड करना भी है उसमें। आप अगर पेपर को लेके फोल्ड कर रहे हैं और गलत तरीके से फोल्ड किया तो भी है। हाँ, अच्छा, गलत तरीके से फोल्ड कर दे तो भी है। फोल्ड बहुत ही इनवर्ट। पचड़ा है भाई। तो ये सारी चीजें समझनी है। अब वो उसमें गलतियां हुई होंगी, 15 लोग इनवैलिड हुए हैं, हाँ, तो नंबर सरकार का और भी बढ़ गया। अगर ऐसा, ये 15 वोट में से 10 अगर वो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, अगर वो गलत नहीं होते तो उनके बढ़ते। इधर अगर 5 इनके नहीं गलत हुए होते तो जो मार्जिन है वो 152 की जगह 147 का होता। ये नंबर गेम है, इसको थोड़ा सा, क्योंकि सरकार ने एक एक वोट को बड़ा तरीके से, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने उसको मार्क किया कि ये हमारे साथ कैसे आएगा, कौन हमारे पक्ष में वोट कर सकता है, इश्यूज के साथ भी किया। तो कई पार्टियों का समर्थन जो है वो नंबर्स में मिल गया, क्योंकि वे इशू हुआ नहीं। तो पार्टियां ये भी तो देखती हैं कौन कितना खस्ता है, कितनी जल्दी क्रैक हो सकता है। इनको और सब मालूम है हिमांशु ये। ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया हाँ। उसमें। लेकिन
मुझे मालूम नहीं कि हम लोगों में से कितने लोगों ने बैलेट से वोट किया है। तो मैंने तो बैलेट से वोट किया है। मुझे लग रहा है सारे लोगों में मैं सबसे ज्यादा सबसे छोटा हूँ। सबसे बुजुर्ग सबसे छोटा सबसे छोटे आप, भीष्म हाँ। पितामह है आप लोगों के। क्योंकि वो सुरेंद्र शर्मा हमेशा अपने कवि सम्मेलनों में बोलते हैं कि मैं यहाँ सबसे छोटा हूँ। तो लोग हंसते हैं, बोले हंसने की बात नहीं है। मैं उस उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमने गुजार दी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो हमारे पास बची हुई है। बैंक से कितने पैसे आपने खर्च किए वो आपका अकाउंट बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस वो होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। वाह वाह वाह। तो उसमें भी ये होता है कि ऐसे आपको फोल्ड करना है कि आपने अगर मुहर लगाई या 1-2 लिखा, जैसे प्रेस क्लब के इलेक्शन में होता है, तो वो मुहर की स्याही दूसरे के नाम पे जो सामने लिखा है उसमें ना पड़ जाए, इसलिए उसको उसी तरफ ही डबल फोल्ड करना पड़ता है ताकि वो इंक एक दूसरे पे ना लगे और कंफ्यूजन ना हो और उससे फिर कोई दावा ना कर सके कि ये तो मेरा था, ये गलत है। तो ये एहतियात बरता जाता उसमें। और हिमांशु ने बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजें समझाई हैं कि क्या क्या करना। और इसके अलावा एक बार इलेक्शन में हुआ था, उसके बाद से ये हो गया कि स्पेशल इंक वाला एक विशिष्ट पेन दिया जाता है कि उसी से मार्क करना है। और वहां पर जो अधिकारी रहते हैं वो ये देखते हैं कहीं कोई गफलत में पेन जेब में लगा के ना चल दे, वापस तो देना वहीं पर होता है पेन भाई, वहीं पर ही रखना होता ऐसा है या तो देना एक होता है। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में हुआ। हाँ हुआ था ना, वो अपना पेन लेके चले अगर गए मौसमी थे। उसको बता दे, नहीं पेन लेके मार्क किया हाँ मार्क किया और बकायदा। उससे इंडिपेंडेंट सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से थे वो जीत गए। तो संजय जी, आपने तो पेन की कहानी बता दी। जितेंद्र जी, बहुत सारी कहानियां जो हैं वो अंदर जाने से पहले और बाहर निकलने के बाद मकर द्वार पे चल रही थी। वो आप तो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, तो ये बताइए कि बाहर क्या चल रहा था। देखिए ऐश्वर्या, जिस तरीके से आपने मकर द्वार शब्द को फेमस किया है इस पूरे पॉडकास्ट में, एक मैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स गया था, एक बीएसएफ के अधिकारी हैं, वो इस पॉडकास्ट को जो है जो अपना चलता है रिपोर्टर्स ऑफ एयर, इस रिपोर्टर्स ऑफ एयर, इसको वो जब जिम में रहते हैं तो उस दौरान सुनते हैं। तो उन्होंने बताया, बड़ी खुशी हुई हमको इस बात सुन करके। और उन्होंने 3 बार नाम लिया आपका और बताया कि मकर द्वार को तो ऐश्वर्या ने फेमस कर दिया। तो उसी मकर द्वार पर मैं भी रहता हूँ। आप थोड़ा आगे रहती हैं, मैं पीछे रहता हूँ, दूर से नजर रखता हूँ। तो वहां मैंने देखा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान किस तरीके की सारी घटनाएं हो रही थी। हिमांशु ने जैसा बताया कि वोटिंग और किस तरीके से लोगों ने वो किया, लोगों पर भी दूसरी पार्टियों के जो सांसद थे उन पर भी नजर रखी जा रही थी। जो सत्ता पक्ष के बड़े नेता है, एक तो वीडियो भी काफी वायरल हुआ गिरिराज सिंह का, उसको आपने देखा कि राजीव राय को किस तरीके से उन्होंने बोला। तो उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं था कि राजीव राय और ये तमाम चीजें तो दिखाई पड़ी, बहुत सारे ऐसे सांसद थे जब साइड में जो स्टेयर सीढ़ियां हैं उसके बगल से ऐसे चढ़ने का रास्ता है, वहां पर जाकर के जब आप अंदर एंट्री करिए तो वहां से दिखता नहीं है, बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है। और जब पार्लियामेंट के अंदर उधर जाइए तब आदमी अचानक से प्रकट होता है मकर द्वार पर। तो उस रास्ते में बहुत सारे सांसद और नेता जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे कि भाई जिनसे अच्छा ट्यूनिंग थी उस हिसाब से बातचीत कर रहे थे कि इसमें देखिएगा अंतरात्मा की आवाज़, और ये जो सब बहुत सारी चर्चाएं जो चल रही थी वो सीधे सीधे बोला जा रहा था कि इसको देखिए और देखने के बाद वहाँ पर आप जिताइए एनडीए कैंडिडेट को। एनडीए वाले जो सांसद या नेता थे वो उनकी तरफ कर रहे थे और जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए उनकी तरफ। तो एक ये चीज़ें अलग से साइडलाइन में हो रहा था और ये तमाम चीज़ें दिखाई पड़ रही थी। अखिलेश यादव को तो निकल करके उन्होंने जब वोट डाल के आए डाल चुके थे वोट, हाँ वोट डाल चुके थे। वोट डालने के बाद उन्होंने बोला भी कि किसी ने सवाल पूछ दिया कि भाई आप तो बीजेपी के कई नेता कह रहे थे कि अखिलेश यादव भी ये करेंगे, तो उन्होंने कहा अरे क्या तमंचा रख के क्या हमसे वोट दिलवाएंगे क्या, इस तरीके की बात उन्होंने कही। लेकिन ये दोनों तरफ से चल रहा था, कोशिश चल रही थी और सफल जो कोई हुआ वो तो रिजल्ट आपने देखा ही किस तरीके से। दूसरा एक चीज़ हमने देखा वहाँ पर मकर द्वार से लोग जा रहे थे, सुबह सुबह सभी लोग कोशिश कर रहे थे कि जितना जल्दी हो वोट डाल के आ जाए। तो हमने जो देखा कि भीड़ वाला जो नहीं था, बहुत सारे नेता तो नाराज भी हो गए। प्रियंका गांधी वाड्रा करीब 1-1.5 घंटे तक उन्होंने वहाँ पर लाइन वेट करना पड़ा उनको, और दूसरे जो नेता थे वो लोग बिना वोट डाले ही वापस चले आए।
कुछ ठीक नेता है। बिना वोट डाले आ गए। फिर बाद में आए वो। हाँ। लेकिन उस समय क्या था कि सब लोग को लग रहा था कि सुबह 12 बजे तक जो है कंप्लीट कर ले, इस वजह से अचानक से ये भीड़ हुई। तस्वीरों में भी आया वो चीज। तो ये तमाम चीजें मकर द्वार से दिखाई पड़ रही थी, लेकिन मकर द्वार को आपने जो है पूरी तरीके से ऐश्वर्या अमर कर दिया है। अमर कर मकर दिया। द्वार की चर्चा जो है आज तक ये रेडियो के पॉडकास्ट से जो है हर जगह तक फैल गया है। ऐश्वर्या मतलब कई अधिकारी बोलने लगे कि अरे मकर द्वार बोले घूमना है मुझे, मकर द्वार जाना है। ऐश्वर्या, ये जितेन जो है बातों में आपको उलझा रहे हैं। जितेन का काम है, ये बिल्कुल खबरी खुफिया रिपोर्टर हैं। हाँ। तो इनका मुस्कुराना मकर द्वार से के बारे में बताने से नहीं चलेगा। ये रिपोर्टर्स ऑफ एयर में सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये वो नाम बताएंगे जिन्होंने गलतियां की है, उनका नाम बताएंगे। और नाम नहीं बताएंगे तो दूर से इशारा करके बताएंगे कि ये वो नाम है जो पलटी मारे हैं। कौन कौन पलटू राम है ये बताना चाहिए जितेंद्र को। तो ये तो आपकी लेजर आइज है ना। इसमें कई लोगों ने मुझे बताया कि कई सांसद तो हियरिंग एड लगा के गए थे कि आत्मा की आवाज साफ साफ सुनाई। साफ सुनाई दे। हाँ, लेकिन कई लोगों ने सुनाई पड़ी लेकिन उन्होंने अनठिया दिया। मैं जो एक नाम अभी आपने लिया, राजीव राय, जो कहानी मुझे पता है, राजीव राय समाजवादी पार्टी मऊ से सांसद हैं। एक बहुत बड़े बीजेपी नेता ने उनको फ़ोन किया, बर्थडे विश के नाम पे फ़ोन गया था। लेकिन जैसा कि हम राजनीति में जानते हैं कि फ़ोन कॉल और जो हम कहते हैं ना कि ये तो पर्सनल मीटिंग थी, वो पर्सनल तो होती नहीं है। तो फ़ोन कॉल के अंदर अपील की गई कि आप अपने अंदर की जो आवाज़ है उसको सुने। तो अब उन्होंने सुनी या नहीं सुनी ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन हाँ, इस तरीके से आखिरी मोमेंट तक, ये जैसे कह रहे हैं कि ऊपर चढ़ते चढ़ते तक बातचीत चल रही है कि भाई आप किस कैंडिडेट को वोट देंगे। तो कन्वेंसिंग चल रही है। कन्वेंसिंग जो है वो चल रही थी। और महाराष्ट्र इस बार बहुत इंटरेस्टिंग है। जिनको महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने महाराष्ट्र की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। जो टारगेट्स दिए गए थे वो टारगेट से बढ़ चढ़ के काम किया गया है। कांग्रेस हो, एनसीपी हो, यूबीटी हो, सबको बोला गया था कि आप आवाज़ सुने। कईयों ने आवाज़ सुनी, जैसे आप हियरिंग एड की बात कर रहे थे। तो महाराष्ट्र में देर रात तक फ़ोन कॉल्स चले हैं और महाराष्ट्र की तरफ से ऐसा लग रहा है कि कुछ इधर से उधर वोटिंग हुई। मुझे एक नेता शिकायत कर रहे थे, मतलब मैं उनके साथ मिलने गई तो वो शिकायत कर रहे थे कि देखिए, मतलब कई विपक्ष के सांसद हैं, वो बड़े नेता हैं, बोले हमको भी फ़ोन नहीं आया किसी का। इंडिया ब्लॉक या विपक्ष के सांसदों को वोट करना है तो अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक ड्रिल हमको भी फ़ोन नहीं आया कि भाई वोट करना है सुदर्शन रेड्डी साहब को। और वो खुद ही एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं बेसिकली पार्टी के, तो उनको फ़ोन आया बाकायदे। धर्मेंद्र प्रधान साहब का उन्होंने बताया कि फ़ोन आया और तमाम केंद्र के मंत्री, तमाम सांसदों को जैसे रीच आउट इधर से भी किया जा रहा था, सबको अपील की जा रही थी कि आप अंतरात्मा की आवाज़ सुने, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव नहीं है। तो उन्होंने बोला हमको बाकायदा फ़ोन आया कि अरे आपको हम लोग की तरफ आना चाहिए, देखिए कितना अच्छा कैंडिडेट हम लोग ने दिया है और आप लोग को भी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। तो वो बोले कि वो जान रहे हैं कि हम पूरा स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, फिर भी अपनी तरफ से सरकार ने हर एक सांसद को फ़ोन किया। और इधर कई सांसद इस बात को लेके अपसेट थे विपक्ष के कि अगर हम वोट करने जा रहे हैं तो हमको एक फ़ोन कॉल तो आना चाहिए था। सिर्फ मॉक ड्रिल से क्या होता है, मतलब एक फ़ोन कॉल आए और हमें बोला तो जाए कि हमें सुदर्शन रेड्डी साहब के लिए वोट करना है। यानी बारात का सिर्फ उनको वो मिला, एक ऑनलाइन इनविटेशन, कोई फोन नहीं आया। फोन नहीं तो आया। इसमें क्या फिजिकल फोन, मतलब ऐसे सब फोन करके बोलते हैं या रिकॉर्डेड आता, नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ और ऐसा कुछ करके? नहीं देखिए क्या होता है, हिमांशु बताएंगे ये बात स्ट्रैटेजी के बारे में। बिल्कुल मौसमी ठीक कह रही हैं कि अगर कैंपेन स्टाइल देखें आप, तो ये जो कैंपेन होता है ना, जैसे सीपी राधाकृष्णन बने तो उनसे महाराष्ट्र के सांसद, आंध्रा के सांसद, तेलंगाना के सांसद, अलग अलग राज्यों के सांसदों ने जाके मुलाकातें की। अच्छा, पार्टी ने उनसे मुलाकात कराई है, चाहे वो जिस बीजेपी स्टेट के से हो, उनका संबंध सीधा चाहे वो परोक्ष या बीजेपी प्रत्यक्ष के रहा हो हो। या एनडीए के सांसद हैं अन्य दलों के, उन्होंने जाके उनको बधाई भी दी है उम्मीदवार बनने की और मुलाकात भी की।
ये शायद जो सुधाकर रेड्डी हैं उनके साथ ये सुदर्शन रेड्डी हाँ जी। वो थोड़ा सा मुझे लगता है उसमें कांग्रेस की स्ट्रेटेजी या इंडिया ब्लॉक की स्ट्रेटेजी, कहीं सांसदों से मुलाकात मुझे नहीं लगता कि मुलाकातें हुई हैं उनकी। एक ही वो हुई थी जो औपचारिक रूप से उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, Introduction, लेकिन पर्सन टू सेंट्रल पर्सन हॉल नहीं में। हुआ। हाँ, एक छोटी Person छोटी जो to person मीटिंग्स नहीं होती हुआ। हैं वो अलग नहीं हुई। अलग, उन्होंने हाँ। जाके पार्टी लीडर्स से तो मुलाकात की है, और लेटर लिखा था उन्होंने हाँ, सभी सांसदों को। ये जो पर्सनल टेस्ट देने की है ना, इसमें थोड़ा सा ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी डिफरेंट रहती है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी जो है, मैं आपको बताऊं, दो चीजें। एक आपने अभी अंतरात्मा की आवाज का, अंतरात्मा की आवाज जो है ना राजनीति में, वो नफे और नुकसान को देख के तय की जाती है। वो अपने Future, अपने लंबे फायदे समय के और अपने लंबे नुकसान समय को के देखते हुए नफे कि नुकसान। भैया अभी क्या नफा है क्या नुकसान है, हाँ, दूरगामी इसका क्या होगा। वो तो बाद की बात है साहब, आज क्या है उसको देख के अंतरात्मा की आवाज आती है। अंतरात्मा की आवाज अभी पिछले कुछ समय में पॉलिटिक्स में ज्यादा आई है। चल रही है। वो चल रही है जब बीजेडी ने जो है ना इस पे ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अंतरात्मा की आवाज पे कहा था कि वोट देना है, तो तब उसमें आया सस्मित पात्रा का ट्वीट आया था, क्योंकि वो फ्लोर लीडर हैं वहाँ, चीफ विप भी हैं बीजेडी के, तो उनके 5 सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज पर सरकार के पक्ष में वोट किया था, एक ने विपक्ष में किया, एक एब्सटेन कर गए थे। बहरहाल, क्योंकि जो सत्ता पक्ष में होता है उसके साथ नंबर्स होते हैं। जब आप सत्ता पक्ष में रहते हैं आपकी स्ट्रेटेजी भी वैसी रहती है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बार विपक्ष में रह के उसको इन सब चीज़ों को झेलना पड़ा है। वो एनडीए तोड़ लाए, उनकी एनपीपी यानी नेशनल पीपल पार्टी है, वो उसका फॉर्म कराया गया। नितिन गडकरी से मुलाकात हुई, नितिन गडकरी ने कहा भाई क्या है, मैंने कवर किया था उनका तो पूरा। बताया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लोकसभा स्पीकर रहे हैं, ट्राइबल नेता हैं। क्योंकि एनडीए चाहता था एपीजे अब्दुल कलाम को, तो एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ से कहा गया उन्होंने कहा कि क्योंकि वो जीत पूर्व की राष्ट्रपति गारंटी थे, उन्होंने कहा दीजिए। कि यूनानिमस मेरे लिए आम Yes. सहमति जब बनेगी तभी मैं तभी उम्मीदवार मैं हो सकता दोबारा हूं, नहीं होऊंगा, होगा। नहीं तो नहीं। तो पीएस सांगमा को उम्मीदवार बनाया था, आप सोचो। और फिर एनडीए में डिवीजन हो गया कि 2 बड़े उनके घटक दल जो है प्रणब मुखर्जी के पक्ष में चले गए। यही खेल जो है 17 में हुआ। रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर थे और जेडीयू ने महागठबंधन में रहते हुए रामनाथ कोविंद के जी पक्ष को में वोट वोट किया और किया। बाद में वो इधर भी आए, एनडीए में शामिल हो गए नीतीश कुमार। तो ये सत्ता पक्ष जितना चाहता है, जिस तरीके से चीजों को मोबिलाइज करने की कोशिश हर सत्ता पार्टी करती है, और उसमें ज्यादातर सत्ता दल को जो है उसमें सक्सेस भी मिलता है। ये कुछ एग्जाम्पल है पिछले 1.5-2 दशकों में जब हमने कवर करना शुरू किया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारे, देखिए बाकी पहले भी बहुत कुछ होता रहा होगा, क्रॉस वोट होते रहे होंगे, इनवैलिड वोट कराए गए होंगे या जानबूझ के किए गए होंगे, कुछ कुछ रहा होगा। देखिए हिमांशु की ऐश्वर्या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की दाद देनी पड़ेगी। मैं मेमोरी लेन में जाती हूँ, जब हिमांशु याद दिलाते हैं तो मुझे याद आता है कि अच्छा ये भी तो था, मैंने ये सांगमा कवर किया था। तो जो हिमांशु बात कह रहे हैं उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मुझे एक नेता ने कांग्रेस के एक दिन पहले, वोटिंग के एक दिन पहले बोला 8 सितंबर को जी कि हमारे पास 324 है, 324 वोट है हमारे पास। हमने वो अपनी कॉपी में भी डाला। दूसरे दिन जयराम रमेश पोस्ट डालते हैं 100% अटेंडेंस 315। किस दल को काउंट नहीं किया? हाँ। जिसके 9 सांसद है बताओ। किसके 12 सांसद या 9 सांसद, या 9 सांसद या तो 9 इंडिपेंडेंट होंगे जिनको नहीं ले पाए अपने पास। तो बताइए कोई एक दल नहीं, मतलब आपने इंडिपेंडेंट क्यों ऐसी संख्या बनी? 24 घंटे में कैसे आपकी संख्या 9 हो गई? जो आप लोग 100% बता रहे हो ना, उससे attendance तो बोलो। मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस के लोगों ने चिमटे से पापड़ सेके हैं, हाँ। जिसमें उंगलियां जलने की आशंका ज्यादा होती है और पापड़ ढंग से सिकता नहीं। पापड़ सिकने की कला है कि उसको हाथ से ही पलटा सेका जाए तो वो जल्दी होता है। चिमटे वाले में गड़बड़ होती है, तो उन्होंने चिमटे से ही पापड़ सेके हैं। चिमटे से पापड़ सेके और ये पापड़ चिपक गए इनके हाथ में, क्योंकि मुझे कोई नेता बोल रहे थे बीजेपी के कि मौसमी बताइए, खुद ही पोस्ट कर दिया नतीजों से पहले 100% अटेंडेंस और खुद आंकड़ा दे दिया 315। अब जैसे हम हिमांशु और हम दोनों लोग वहां पे सीपी मोदी साहब जब प्रेस वार्ता कर रहे थे, हम दोनों भाई जूम पे
प्रकट हुए जल्दी सुन रहे से। थे। ठीक है, हम हिमांशु को सुन रहे हैं और हम दोनों जो है कोशिश कर रहे हैं, जायसवाल साहब या संजय जायसवाल थे वहां पे पकड़ रहे हैं। ये हम लोग का भी इसी तरीके से पार्लियामेंट में बड़ा मुश्किल होता है ना, और ब्रेकिंग, और आप तो जानती है चैनल कैसे चढ़ जाता है। तो उस समय मैं डिकोड करने की कोशिश कर रही थी, पर जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आप ही ने फिगर दे दिया था 315। तो ये तो पता था कि आपका 15 कम हुआ और मुझे 324 उस दिन का ही आया। नहीं, आप 15 में भी आप उसको डिकोड करो ना। हाँ, कि 5 तो इनवैलिड हो गए आपके। हाँ, और 10 क्रॉस हो गए, तो 10 और 10 25 हो गए। 25 हो गए। फिर आप समझ गए जो हिमांशु आप उस कह रहा नंबर्स को है। काउंट कर लो। सही में। हिमांशु कह रहा है 5 तो इनवैलिड हो गए ना। 5 इनवैलिड है। तो 24, सॉरी माफ कीजिएगा, 24 है ना, 324 315 9 वो और 5 इनवैलिड, तो 24 वोट आपके इनवैलिड हो गए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 24 वोट ज्यादा मिले उनकी संख्या बल से देखें तो। 10 उनके इनवैलिड हुए 39 में से, तो आप देख लीजिए 427 था। इसका जो रीज़न है वो ये है कि बीजेपी ने जो तैयारी करी और जो आप फ़ोन कॉल्स की बात कर रही थी कि विपक्ष को नहीं गया, ये है वास्तविकता। जगन मोहन रेड्डी को पर्सनल कॉल राजनाथ सिंह ने किया और अगस्त के पहले हफ्ते में ही कर दिया। तो अब भाई ये तो होड़ है ना कि आप किसको अपने खेमे के अंदर ले सकते हैं। बीजेपी ने अलग अलग ग्रुप्स बनाए, उन ग्रुप्स के ऊपर जो एक बड़े नेता थे वो बने उनके हेड। अब उस ग्रुप्स के अंदर सबके सामने एक टारगेट था कि भाई आपको मेक श्योर करना है कि आपका ग्रुप, आपको इनके वोट्स आपको चाहिए और आपको इसमें मतलब मेक श्योर करिए कि आपका जो ग्रुप है उसके वोट्स आएँ। कुछ जो नेता हैं उन्होंने इसको एज अ टारगेट, डबल टारगेट माना कि इतने तो लाएंगे ही, इसके अलावा भी हम लेके आएंगे। वो जो हमें देखने को मिला, वो ये जो चेंज आप बोल रही है ना, वो था। पर्सनल कॉल्स फिर किए गए, इंडिपेंडेंट्स को कॉल हुए हैं बहुत सारे। कुछ इंडिपेंडेंट्स ने इधर से उधर वोट किया भी है। आम आदमी पार्टी का नाम बहुत चर्चे में है, कांग्रेस में भी कुछ लोग कह रहे हैं। और विपक्ष के अंदर इंटरेस्टिंग जो समझ आता है वो ये कि पर्सनल स्कोरिंग भी सेटल हुई है इसके अंदर। किसी को किसी से नाराजगी थी पार्टी के अंदर ही, तो वो वोटिंग देके उसको स्कोर को सेटल किया गया है। आप तो मकर द्वार पे थे, आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा उस दिन? अखिलेश यादव तो बोल दिए कि तमंचा रख के करा नहीं सकते। नहीं, उस दिन वही जो गिरिराज सिंह का जो पूरा था कि कोशिश क्या कर रहे थे गिरिराज जी? गिरिराज जी नेताओं का जैसे जो गले वाले भी मतलब मिल रहे थे लोग, गले हाथ पकड़ना, ये करना, वही मैंने बताया ना कि पूरा एक स्ट्रेटजी थी सत्ता पक्ष की कि अपने तो इंटैक्ट हैं ही। और आपने बताया कि ग्रुप जिस तरीके से बनाए गए थे, सुबह सुबह मैं गया भी था कि उत्तर प्रदेश के जितने भी सांसद लोकसभा राज्यसभा के थे उनको पीयूष गोयल के यहाँ जो है वाणिज्य भवन में, वहाँ पर उनको पहले नाश्ता पानी करा के तब यहाँ पर लाया गया। सभी सांसदों को बाकायदे वहाँ भी सुबह सुबह बताया गया। मैं तो इत्तेफाकन वाणिज्य भवन में चला गया, सीआईएसएफ सिक्योरिटी को करते हुए कोई मीडिया जा नहीं पाया। जब अंदर मैं गया तो वहाँ पर देखा कि सारे जब सांसद वहाँ से निकल रहे थे तो एक फेस पर उन मुस्कुराहट थी। तैयारी मतलब उनकी उसी तरीके की थी कि हर एक व्यक्ति को वहाँ तो बताया ही गया और उनको टास्क भी दिया गया कि भाई आप जितना ला सकते हो लाइए। और वो चीज़ दिखाई भी पड़ा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूपी के जो दूसरी पार्टी के चैनल थे, जो बिहार के जो सांसद हैं, उनको जिनको जैसे मौका मिला हर एक को वहाँ पर कोशिश की गई कि आप दीजिए, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए और उसके बाद जो है समझ बूझ के वो करिए। जो साइड में, वही मैं बता रहा था कि रैंप नहीं है, रैंप तो रैंप में काफ़ी गहराई है। वहाँ से जब आप चढ़ के ऊपर जाइए तो उसमें जो लोग चढ़ के जा रहे थे उनसे बाकायदे बातचीत की जा रही थी, कैमरे की नज़र से बाहर। और मतलब उसमें सीधे देख नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर बातचीत कि भाई देखिएगा, ये करिएगा, वो करिएगा। इत्तेफाकन मैं भी साइड में वहीं खड़ा हुआ था। तो जहाँ मुझे ना बातचीत सारी दिखाई चीजें, पड़े ना सुनाई पड़े, जहाँ दीवारों के भी कान नहीं हो, कान नहीं वैसी हो, उस जगह तरीके- बात की गई होगी। वैसी बात की गई और उसका आपने देखा कि असर दिखा भी। और बहुत सारे लोग, संख्या बढ़ना एनडीए का इतना ज़्यादा, मतलब जो सोचा जा रहा था, जो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स थी, उससे ज़्यादा आ जाना, ये दर्शाता है कि सभी लोगों का जो कोशिश किया गया उसमें कामयाब है। देखो यार, ये जो कोशिश है ना, ये कह रहे हैं, यही स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे पलटी लगती है। 22 का राष्ट्रपति का चुनाव हम सब ने कवर किया। ममता बनर्जी की पार्टी से उम्मीदवार बने थे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, यशवंत सिन्हा।
उपराष्ट्रपति का चुनाव है, जगदीप धनखड़ से जितनी परेशानी ममता बनर्जी को थी राज्यपाल रहते हुए, उतनी हाँ, किसी को नहीं थी। बिल्कुल। जब वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने तो ममता बनर्जी की पार्टी ने जो है एब्सटेन करके मोरल तरीके से उनको मदद सपोर्ट की। दे दिया। सपोर्ट कर दिया। हाँ, नहीं तो जो उनका 300-350 के करीब उनका विक्ट्री मार्जिन था, लेकिन वो कम हो सकता था, जीतना तय था, लेकिन आप एब्सेंट नहीं करते। करा ना आपने कि नहीं हमारे राज्य के राज्यपाल हैं, तो ये होता है। सही। नहीं पर जैसे इसमें उससे पहले एक मीटिंग हुई थी हाँ जगदीप धनखड़, हेमंत विश्व शर्मा और ममता बनर्जी की दार्जिलिंग में, जो गवर्नर हाउस है उसमें बैठक हुई थी उनको मनाने के लिए। मनाने के लिए, मतलब कि ठीक है ये चलिए, उपराष्ट्रपति हो गया। ठीक है एब्सेंट कर रहे हैं आप, तो आपके ऊपर इस तरीके का नहीं रहेगा कि लड़ाई झगड़ा रोज इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप। तो आप सोचिए ना, ये होती है मैनेजमेंट। बिल्कुल। ये सत्ता के साथ आती है। कल मान लीजिए इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस के लीडर किसी सरकार बनती है, तो मैनेजमेंट सत्ता के साथ आता है। बिल्कुल। जो यही बीजेपी है। इनके जब न्यूक्लियर डील पर स्पेशल सेशन आया, फ्लोर टेस्ट हुआ 2008 के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसदों ने क्रॉस वोट किया था आप बताइए? सत्ता के बेसिकली ब्रिजभूषण सत्ता शरण का सिंह, जो है हाँ उन्होंने भी वोट किया। किशन एक हाथरस से सांसद थे, एक महाराष्ट्र के थे, कर्नाटक के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोट किया था भाई। 8 सांसदों ने क्रॉस वोट किया था। जेडीएस के एक सांसद ने किया था, टीडीपी के एक एम जगन्नाथ थे, उन्होंने क्रॉस वोट किया था। और टीडीपी के जो सांसद थे एम जगन्नाथ, ये जो राम मोहन नायडू है ना, इनके फादर थे येरेन नायडू। हाँ, येरेन उन्होंने नायडू। लॉबी के अंदर उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की कि ऐसे, तो वो भागे और शर्ट फट गई उनकी। किसकी शर्ट किसकी फटी अंशु जी? एम जगन्नाथ करके सांसद थे, वो बाद में कांग्रेस से भी सांसद बने 2009 में। वो उनको रोक रहे थे येरेन नायडू, बहुत हैवी भी थे येरेन नायडू। हाँ। उन्होंने रोका और वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो शर्ट फट गई एम जगन्नाथ की। तो ये भी है। ये पार्लियामेंट में हुआ? ये पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा की गैलरी में, मतलब जो कॉरिडोर है वहां हुआ था। मैं उसका विटनेस हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को वोट करने लाया गया था व्हीलचेयर पे। महेश कनोडिया करके राज्यसभा के सांसद थे, वो वोट करने आए थे। और बीजेपी के एक सांसद आरएमएल में जाके वोट के टाइम पे एडमिट हो गए थे। हाँ, बिल्कुल। ये जो है ना प्लान, ये सत्ता के साथ होता है। ये सत्ता के साथ होता है। ऐश्वर्या, यस, कोई राज आज आप खोल नहीं रही है, वहां बैठी हुई हॉट सीट में, तो बता नहीं रही है कुछ? बताऊंगी मौसमी। तुरंत हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद अनकंट्रोलेबल कहानियों का जो किस्सा होगा वो शुरू होगा। अंदर की एक कहानी। ठीक। हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और अंदर की खुफिया कहानियों के साथ। गैंग्स ऑफ वासेपुर में फिल्म निर्माता ने काम अच्छा ही किया है, परंतु रियल स्टोरी बहुत डिफरेंट थी। ये कोयले का खेल होता कैसे है, हो कैसे रहा था, फिर ये लोग पैसा कैसे कमाते थे, कहाँ बेच देते थे, ये थोड़ा सा तंत्र समझे। कोल इंडिया के चेयरमैन, बीसीसीएल का सीएमडी, इन सब के नाम थे उसमें। फिर कुछ पॉलिटिशियंस के नाम थे। ये कागज इट वाज टू सेंसिटिव। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो कुछ नहीं है उसके सामने। इतनी खूबसूरत कहानी बन सकती थी, सनसनीखेज। ये जो कोल माफिया जिनकी हमने शुरू में चर्चा की, सूरजदेव सिंह, सकलदेव सिंह वगैरह वगैरह, इन सब का ज़माना अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। वो माफिया था एक सॉफिस्टिकेटेड, एकदम स्टाइलिश कपड़े पहनने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला, इतने सॉफिस्टिकेटेड लेकिन इतने क्रूर। इनफैक्ट जब किताब में देख रहा था तो इस माफिया से आपका सीधा टकराव भी। यस, पुलिस का ऐसा था कि वहाँ पे एक थाना है गोविंदपुर, उस समय कहते थे कि उसके थानेदार की आमदनी दिन भर में कई लाख की थी। रिपोर्टर्स ऑफ एयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप हमें सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पे, देख सकते हैं आज तक रेडियो पर। हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई और कितने सारे जो नेता हैं उनके ऊपर पैनी नज़र बनाई गई। जो मेरी जानकारी है, पैनी नज़र उस दिन सुबह 2 लोगों पर बनाई गई थी, चिराग पासवान और राजीव प्रताप रूडी। अच्छा। राजीव प्रताप रूडी, एक मीटिंग थी सुबह जहां बिहार और झारखंड के सांसद थे, वहां पे नहीं पहुंचे थे।
तो थोड़ी ढूंढाई मची कि भाई राजीव प्रताप रूडी नहीं है। उनको फ़ोन किया गया तो उस समय थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा और मतदान जब टाइम होगा मेरा तो मैं उस पर आके मतदान कर दूंगा। तो ये एक आश्वासन दिया गया, तो थोड़ी सी ठंडक पहुंची। दूसरे जो थे वो थे चिराग पासवान। अब इतने रूमर्स जो चल रहे होते हैं तो उसके हिसाब से आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बाई चांस 1 वोट या 2 वोट गिर जाए, ना आए, किसी भी वजह से। चिराग पासवान के घर में उस दिन पूजा थी, तो उन्होंने भी ये बताया कि भाई उनके फादर से रिलेटेड एक पूजा है, वो पूजा करके संसद के अंदर पहुंचेंगे। तो पैनी नज़र जो है वो इन 2 लोगों पे बनाई गई थी। जो मैंने लास्ट फ़ोन कॉल किया था 8 तारीख को, वो था रात को लगभग 12:30 बजे। तब तक बीजेपी आश्वस्त थी कि 427 वोट्स उनकी किटी में गिरेंगे, उससे बहुत ज़्यादा गिरे। तो जिस तरह से आप कह रही है ना कि आपको भी एक दिन पहले कुछ अलग आंकड़ा बताया गया था, उससे ज़्यादा वैसे ही बीजेपी की भी तैयारी थी। तो रात को जो स्ट्रैटेजी बनी थी उसके हिसाब से 427 आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा उससे रहा था। ऐश्वर्या, उसमें कहते हैं ना था मैं तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। बिल्कुल। तो कुछ लोग तो ऐसे ही बदनाम हो गए, जैसे कि प्रियंका चतुर्वेदी हो या तमाम ऐसे सांसद हैं, उनके नाम चल के उन्होंने बकायदे उसके बाद बाइट दी है कि भाई ये तो बीजेपी की खींच है कि किसी का भी नाम लिए जा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी, जैसे हिमांशु बता रहे हैं, शशि थरूर साहब पे फोकस, ज़्यादा डीप फोकस मार दिया कैमरे ने। नहीं तो शशि थरूर जब निकले बाहर वहां से, तो बाहर निकलने के बाद सारे लोग उनके पीछे पीछे जाने लगे। जब गाड़ी में बैठने लगे तो बाइट के लिए लोगों ने ट्राई किया, तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि हम लोगों ने पूछा कि क्या सर आपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके जो है वोट किया है क्या? तो बहुत तेजी से हंसते हुए गाड़ी में वो चले गए, बोले कि ये बात नहीं बताऊंगा मैं, ये बात नहीं बताऊंगा ये बात नहीं बताऊंगा, अंतरात्मा की आवाज़ सुनी मैंने या क्या किया है। और उसके बाद सीधे गाड़ी में बैठ के वो चले गए। और एक ऐसे ही सांसद है जिनसे मैंने पूछा तो बोले वोट गोपनीय होता है। वोट देखिए, गोपनीय मौसमी जो बात अभी ऐश्वर्या भी कह रही थी ना, वो क्यों शक आता है? क्योंकि ऐसे कोई एक कार्यक्रम नहीं था वो सुबह का, उससे पहले कार्यशाला थी, तो रूडी उसमें भी नहीं आए। अच्छा, फिर एनडीए के नेताओं की जो मीटिंग हुई उसमें चिराग नहीं थे। नहीं रूडी का बताइए ना, नाराज चल रहे हैं रूडी बहुत। अब ये देखिए क्या चल रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। नाराज दोनों आमने सामने हैं। कौन दोनों आमने सामने हैं? दुबे जी और रूडी जी। मुझे लगता है कोई बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और कल एक अंग्रेजी दैनिक में राजीव प्रताप रूडी का कोट है कि भाई निशिकांत दुबे कैसे राजनीति में आए, उनसे पूछिए उनका किन किन लोगों ने सहयोग किया था। तो वो कोट है उनका एक दैनिक अखबार, अंग्रेजी दैनिक में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है जो जितनी ज्यादा अच्छी दोस्ती होती है, फिर अगर कभी झगड़ा हो तो वो उतनी ही बड़ी दुश्मनी भी होती है। एक कहावत है हिमांशु एक जी, इस जरा पे सी बात पर बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। वाह वाह तो वाह। गलत फहमियां वही होती हैं जहां आपस में नजदीकी ज्यादा होती है। इसीलिए जो जितना नजदीक होता है, अगर लड़ाई होगी तो वो फिर उतना ही दूर हो जाएगा, जो संजय जी का जो कहना है। बहुत नजदीक हो जाती है चीजें तो फिर आपको दिखना बंद हो जाती है। इसको नैकट्य दोष कहते हैं। इसमें अगर आप बिल्कुल आंखों से लगा लो तो आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। वो कहते हैं तो वही लॉन्ग होता है। साइटेडनेस, Yes. शॉर्ट साइटेडनेस। नहीं, लेकिन तो वो नैकट्य दोष होता है। जब आदमी बहुत नजदीक होता है ना तो उसको लगता है ये क्या है। ये तो ऐसे ही एक बार गरुड़ जी को भी हो गया था। उनको लगा ये विष्णु जी भगवान कहते हैं इनको, ये तो इनको तो मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ। तो उसको फिर दूर किया जाता है। वो फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं बीच में, फिर वो जो गलत फहमियां होती हैं उसको दूर करते हैं। इसमें ना एक और अब वो इसमें है, भी देखें कौन गलत फहमी दूर करने प्रकट होता आता है। जी बात। नहीं, एक बड़ा अच्छा दोस्ती थी उस वक्त कुछ लोगों की। ये मैं 2004, 5, 6 उस समय जो दोस्ती थी उसमें कीर्ति आज़ाद थे, उसमें शाहनवाज हुसैन थे, थैंक यू। शुक्रिया भैया। उसमें राजीव प्रताप रूडी थे, जो अभी उदय प्रताप सिंह हैं, जो अभी जनसुराज में है, पप्पू, उनको पप्पू भी कहते हैं, पप्पू यादव के नाम से मुझे उदय यादव वो थे, जो एनके सिंह के भाई हैं, जो अभी जनसुराज में है। ये एक दोस्ती होती थी। शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ये लोग आपस में बैठते थे। फिर उसमें 2009 में क्योंकि निशिकांत दुबे जब सांसद बन के आए तो वो उसमें जुड़े हैं। ऐसा नहीं है, ये देखिए खट्टे मीठे रिश्ते चलते रहते हैं, कब किससे किस बात पर
क्या हो जाए वो कह नहीं सकते, लेकिन जैसे हमारे और आपके खट्टे मीठे किस्से चलते रहते हैं, सबके चलते हैं, कभी होने भी चलते चाहिए। देखिए इस पॉडकास्ट से पहले भी ये मुझसे लड़े थे और पॉडकास्ट के बाद भी लड़ेंगे, पर हम लोग ऐसे ही चलते कब रहे। क्या खटक जाए और कब किसकी सटक जाए, तो इसमें कोई वो नहीं। बरसना नहीं चाहिए। हाँ, गरजना चाहिए बस। इसमें कहते हैं ना कि ये हमको टपकाने की भी बात कर रहे थे ना। नहीं, मैंने टपकाने की नहीं, मैंने टपकाने की बात मैंने नहीं की। नहीं, नहीं। उन्होंने फल कहा की कि बात पक है। गई हैं। हाँ। मैंने ये कहा कि पका हुआ पेड़ जो फल होता है वो जल्दी गिरता है, इसलिए मौसमी के लिए भी ये मत यूज कीजिए। अब आप उसको भी गलत नजरिए, वही आपका जो नजदीकी दोष है ना जो संजय बता रहे हैं, वो उसके लिए आपको कैटरेक्ट का ऑपरेशन यानी मोतियाबिंद के ऑपरेशन की तो आप जरूरत नहीं है। बताइए पहले तो बोले हम पक गए ऑपरेशन करा हैं, रहे मौसमी आपका। देखो हाँ, कहाँ से ऑपरेशन बात कैटरेक्ट शुरू का वो हुई भी। थी। पक गए हैं, हम टपक गए हैं, हाँ। हम गिर रही हो नीचे आप। मोतियाबिंद हो गया है। हाँ। अरे ये मैंने सब चीजें इसीलिए तो- कहा पकने शब्द का बात जो पकने से प्रयोग शुरू है हुई थी। वो ऐश्वर्या ने किया। तो मैंने कहा कि भाई मुझे पका हुआ मत कहिएगा, क्योंकि पका हुआ फल जो होता है वो नहीं, जल्दी गिरता है या तुमने टपकता पकने है। की बात की थी, हाँ। तो इसने पकने की व्याख्या कर मैंने दी। व्याख्या पे दिया। मैंने इसने इसलिए मतलब- कहा कि मौसमी के लिए भी ये यूज मत कीजिए, मेरे लिए तो मत कीजिए, लेकिन मौसमी के लिए भी मत करिए। जैसे आप वैसे जो- तो मैं आपको सच बताऊं कि फल की आपने चर्चा करी तो मेरा नाम ही मौसमी, हाँ देखिए, मौसम तो भी मैं हर मौसम की फल और आप जहाँ से आती हैं हाँ वो आम की नगरी है। और आम जब गिरते हैं तभी आप लोगों को बांटती हैं। हाँ। तो भाई आपको तो बेवफाई नहीं करनी चाहिए ना हिमांशु, आपने तो कितनी दशहरी खाई है, लंगड़ा मैंने तो चौसा इसलिए टुकड़ी कहा ही है कर्मी। ना, मैंने इसलिए कहा कि आपको पका हुआ ना कहें। हाँ इसमें अच्छा, अच्छा, मेरी एक- तारीफ में आगे बोलो। आगे हाँ, बढ़ते हैं, इसमें मैंने आगे हम आपको हम कवर अप इसमें- दिया। हाँ। ठीक आप उसको गलत नजर इसलिए कह रहा हूँ कि जो संजय जी कह रहे हैं एक नजदीकी दोष होता है नजर का, वो हो ऑपरेशन गया। करा रहे मौसमी और आपका उसमें ये। ये भी है कि पहले इसको पहले अगली बारी आम नहीं दूंगी मैं। पहले हम बटते हैं फिर कटते हैं। जो बटेगा तभी कटेगा। नहीं इसको इसमें ना- अगली बारी संजय जी मैं कलमी आम दूंगी, तुकमी नहीं दूंगी। तुम सही है। आगे। वो आंध्र का आम खाइए जो आपने सवाल पूछा था। जी उनको राहुल गांधी को दशहरी पसंद नहीं है। उन्हीं पे आएंगे मौसमी, अभी रुक जाइए चलिए। दशहरी चलिए, जो आप बताइए। बोल रही अब है आगे ना, बढ़ते हैं। वो जो आप बोल रही हैं राहुल गांधी और दशहरी, राहुल गांधी पे आएंगे क्योंकि बहुत बड़ा एक विवाद सा बन चुका है। ठीक ठीक। जितेंद्र जी, सीआरपीएफ ने एक खत लिखा, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई सीआरपीएफ को कि राहुल गांधी के बाहर जाने पे खत लिखना पड़ा? क्योंकि ये तो ऑफिशियल हो गया, एक कंप्लेंट है राहुल गांधी के खिलाफ। और देखिए, वीआईपी सिक्योरिटी का रूल्स है। वीआईपी सिक्योरिटी दो तरीकों से चलती है, एक ब्लू बुक के आधार पर और दूसरा येलो बुक जो होती है। तो एसपीजी का जो सारा सिस्टम होता है वो ब्लू बुक के आधार पर होता है, उसको आप किनारे कर दीजिए। एसपीजी से हट करके जितने भी वीवीआईपीज हैं उनकी सुरक्षा येलो बुक के आधार पर है। और ये लोग हर 6 महीने में जो भी वीआईपी होता है, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, जो जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है किसी यात्रा के दौरान या फिर बिना बताए कहीं चले गए या फिर देश के अंदर देश के बाहर, तो उस दौरान जो है ये 6 महीने में स्क्रूटनी करते हैं, चेक करते हैं कि किसने क्या किया। राहुल गांधी के मामले में ये हुआ है कि उन्होंने अचानक से वो जैसे बताना होता है सीआरपीएफ जो वीआईपी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि राहुल गांधी जेट प्लस विद एएसएल है, तो जब भी कहीं जाएंगे तो वो 15 दिन पहले उनको, देश के बाहर अगर जाते हैं तो 15 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा। देश के अंदर अगर उनका कहीं भी मूवमेंट होता है तो उनको जो है उनका जो एएसएल टीम होती है वो राज्यों के साथ, जिस राज्य में जाना होता है या जहाँ जाना होता है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि ये आ रहे हैं, इनके लिए ये व्यवस्था चाहिए, गाड़ियाँ क्या चाहिए, सारा प्रोटोकॉल है। विदेश जाने में जब राहुल गांधी जाते हैं तो सीआरपीएफ को उन्होंने बताया नहीं, तो उन्होंने चिट्ठी लिखा। चिट्ठी उसी व्यक्ति को लिखते हैं, या तो जो जाता है उसके नाम या फिर उस पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है उसके नाम। और उन्होंने लिख करके ये बोला कि इन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। येलो बुक जो है वो तो, ये कंट्रोवर्सी भले ही हो रही है लेकिन ज़रूरी बहुत है, क्योंकि वीआईपी सिक्योरिटी में अगर राहुल गांधी जैसे जो प्रोटेक्टी हैं, अगर उन्होंने ऐसा उल्लंघन किया, कहीं विदेश में दिक्कत हो गई, तो जो सिक्योरिटी दे रही है उसके ऊपर, उसके अधिकारी के ऊपर जो है सवाल उठता है। एक ऐसा ही वाकया हुआ था उस दौरान मौसमी, जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे और
उनकी सुरक्षा में टीएन शेषन बहुत ही पॉपुलर वो है वो किस्सा है अधिकारी वो, रहे हैं, हाँ। बहुत पॉपुलर किस्सा है, किताब में लिखा हुआ है। जी वो विजय चौक से इंडिया गेट तक दौड़ लगाना था उनको। हाँ। उस अधिकारी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो वीआईपी को कितनी दूरी तक जाने देगा और उसको जरूरत क्या है, खतरा क्या है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि खतरे का आकलन कैसे होता है। ये बहुत जरूरी होता है कि किसी भी वीआईपी के खतरे का आकलन कैसे हो। इसके लिए एक टीम नहीं होती है, उसके लिए बाकायदे थ्रेट परसेप्शन टीम जो बनाई जाती है, उसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, आईबी की टीम होती है, जो लोकल इंटेलिजेंस जिधर जहां जहां उनको अगर ऑल इंडिया सिक्योरिटी है, एलआईयू होती है। इसके साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए किस संगठन से खतरा हो सकता है, वहां की पूरी रिपोर्ट ली जाती है। उसके बाद थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट तैयार होती है, तब ये काम किया जाता है। तो उस दौरान की कहानी मैं बता रहा हूं कि टीएन शेषन ने कैसे राजीव गांधी को रोक दिया था। उस अधिकारी के ऊपर होता है कि वो अगर चाहे तो रोक सकता है। राजीव गांधी बोले कि मुझे जाना है वहां पर, और उन्होंने मजाक मजाक में टीएन शेषन से ये बोल दिया कि थोड़ा सा हेल्दी थे टीएन शेषन, तो अरे आप भी दौड़िए साथ में। तो टीएन शेषन ने बोला कि मेरा काम दौड़ने का नहीं है, हमारा काम है सिक्योरिटी आपकी देना। ठीक है, उन्होंने सिक्योरिटी दिया। उन्होंने कहा कि ये इंश्योर करना कि देश का प्रधानमंत्री दौड़ रहा है और वो मुझे इंश्योर करना है कि उसको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। राजीव गांधी जब दौड़े ही कुछ दूरी पर, तो जो सिक्योरिटी टीम थी उन्होंने पूरी तरीके से लगा के और उनको आगे ले जाकर के गाड़ी में बैठा के उनको घर पहुंचा दिया। जब राजीव गांधी ने पूछा टीएन शेषन ने कि आप तो हमें घर ले आए, तो उन्होंने बताया कि उस दौरान जरूरत थी इसी बात की। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी होता है सीआरपीएफ के ऊपर, जो वीआईपी सिक्योरिटी दे रहा है, उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है। अगर वीआईपी बता के नहीं जाएगा कि उसको कहाँ जाना है, क्या है व्यवस्था, क्या करनी है, तो उस अधिकारी के ऊपर या फिर उस फोर्स के ऊपर सवाल खड़ा होता है अगर कोई दिक्कत होती है। क्योंकि टीएन शेषन का उदाहरण हमने इसीलिए दिया कि टीएन शेषन ने बता दिया कि आपको थ्रेट है और इस वजह से हमने आपको इंडिया गेट से वापस ला करके घर पहुंचाना पड़ा, क्योंकि उनके पास थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट का आकलन और पूरी जानकारी थी, जिसके आधार पर उन्होंने इस तरीके का कदम बढ़ाया। तो कोई भी अधिकारी या फिर जो टीम होती है वो ये नहीं चाहती है कि उस वीआईपी को अगर खतरा है और खतरे के हिसाब से अगर कहीं जा रहा है तो उसके लिए व्यवस्था उसी टीम को करनी है। तो यही किया सीआरपीएफ ने, और उन्होंने बताया कि इन्होंने किस तरीके का उल्लंघन किया है, वजह क्या रही है राहुल गांधी ने नहीं बताया है, इसलिए उनको आगाह किया है। और हर 6 महीने में इस तरीके का थ्रेट जो उल्लंघन जो भी वीआईपी करता है उसके लिए रिपोर्ट तैयार होती है, वो गृह मंत्रालय को शेयर होता है और ये तमाम चीजें उस आदमी को भी दिया जाता है जो कि प्रोटेक्टिव होता है। तो इसमें क्या जितेंद्र जी, पहले भी ऐसा हो चुका है कि सीआरपीएफ अनकंफर्टेबल हुआ है या सीआरपीएफ को मालूम ही नहीं था कि राहुल गांधी कहाँ है? देखिए, सीआरपीएफ पहले भी उनको, इससे पहले भी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो उस दौरान ये विदेश का ही मामला नहीं है। ये सीआरपीएफ ने बताया कि 9 महीने में 6 बार जो है वो विदेश गए, लेकिन उस दौरान उन्होंने बताया नहीं। होता क्या है कि जो येलो बुक प्रोटेक्टिव होता है भारत के अंदर, उनको जो सुरक्षा दी जाती है, विदेश जब जाना होता है तो जरूरी नहीं है कि उनके साथ सीआरपीएफ की टीम भी जाएगी, लेकिन कोऑर्डिनेट करना होता है उनको कि वहाँ की जो एम्बेसी होती है उसको बताना होता है, और इसके साथ साथ वहाँ का जो प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है भारत का उसको बताना होता है। क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका गए हैं, मलेशिया, मालदीव, वियतनाम, इटली या कहीं भी गए हुए हों राहुल गांधी, वहाँ उनको दिक्कत लोकल अथॉरिटीज से या किसी भी व्यक्ति से हो सकती, क्योंकि भारत के एलओपी हैं, इसके साथ साथ जेड+ और एएसएल, उनको कुछ ही लोगों को ऐसी सिक्योरिटी मिलती है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। एएसएल क्या होता है ये? एएसएल एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, अच्छा। मतलब कुछ अधिकारियों की एक टीम बनाई जाती है जो कि उस जगह पर जा करके पहले से ही देख लेते हैं। अगर जाना है राहुल गांधी को तो वहां 2 दिन पहले जाके पूरा देख लेंगे कि कहाँ कहाँ उनको रखना है, क्या करना है, गाड़ियां कितनी होंगी, कैसे जाना होगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी, और लोकल अथॉरिटीज से उनको संपर्क करना होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के पहले एडवांस टीम पहुंचती है। नहीं, इसमें एक चीज जितेंद्र और थोड़ा सा, क्योंकि जितेंद्र और क्लेरिफाई कर देंगे, जेड+ के ऊपर एएसएल होता है। आपको जेड+ है, ठीक है, वो तो है, लेकिन एएसएल, जेड+ और एसपीजी के बीच की एक लाइन है।
ओह, हाँ, जेड प्लस सिक्योरिटी प्लस ASL मिलता है जिसको, Yes. तो वो बहुत स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मानी जाती है। पहले क्या होता था कि जो गांधी परिवार था उसको SPG मिलती थी, लेकिन SPG का जो उसमें अमेंडमेंट किया गया वो सिर्फ प्रधानमंत्री को ही दिया जाता है इस समय। तो SPG का जो निर्धारण होता है वो सिक्योरिटी के ब्लू बुक के आधार पर होता है, और उसके बाद जो भी सुरक्षा होती है वो सिक्योरिटी के येलो बुक के आधार पर होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता है, तो इसमें इन्होंने उल्लंघन किया, सवाल खड़े हुए। ये वाकया सिर्फ यही नहीं, विदेश जाने में नहीं, राहुल गांधी के मामले में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक सीनियर अधिकारी से आज सुबह ही क्या हमारी बात है? बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने ये बताया, मैंने बात किया तो उन्होंने कहा भाई मुझे कोट अनकोट मत करना। वो इससे पहले VIP सिक्योरिटी देख रहे थे CRPF की। कहा कि उन्होंने मुझे कोट, मैंने कहा कुछ नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैं अपने पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि यहीं सिर्फ उनकी तरफ से विदेश जाने के टाइम में नहीं होता, भारत में भी रहते हैं तो भी वो क्या करते हैं कि जा रहे हैं और अचानक से गाड़ी से जा रहे हैं, PSO को भी नहीं लेते हैं और चले जाते हैं। तो उस दौरान खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। खतरा क्या हो जाता कि कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाकर के राहुल गांधी बैठ गए और वहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं उसकी क्या मानसिकता, मेंटेलिटी क्या है, उसने कुछ फेंक दिया या कुछ भी कर दिया तो उस VIP को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो एक्टिविटी होती हैं वो VIP के लिए खतरा हो सकता है। इसी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस उनको बताती हैं, चेताती हैं, क्योंकि VIP सिक्योरिटी प्रोवाइड बाय होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री के पास होम मिनिस्ट्री जो है लेटर, उसके पास जानकारी दी जाती है और जिसको सुरक्षा दी जाती है उसको, और उस पार्टी का अध्यक्ष जो होता है उसको बताया जाता है कि भाई आपने, आपकी इस सदस्य ने इस तरीके की दिक्कत खड़ी की है और इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोली जाती हैं और ये जरूरत है, इस वजह से इसीलिए ये बोला सारी गया। चीजें। इसमें मौसमी क्या कारण है ये राहुल गांधी का अचानक से? और मुझे बिना लगता है बताए? मौसमी ये पहली बार नहीं हुआ, हाँ। इससे पहले SPG ने भी कंप्लेंट की है। SPG ने, SPG का तो एक राजीव गांधी के बारे में भी लोग बताते हैं कि राजीव गांधी भी बिना सुरक्षा को कुछ बताए अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठ के और हवाखोरी के लिए नहीं, निकल तो जाते हैं। SPG एक्ट तो उनकी निधन के बाद ही बना। हाँ। और जब इस एक्ट में तब्दीली की, जब वो एक्ट बना था तो गांधी परिवार के लिए एक स्पेशल उसमें रूल था कि प्रावधान उनको किया गया मिलेगा। था। दूसरा, क्योंकि SPG एक्ट जब में बदलाव किए, अमेंडमेंट किए गए, तो पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे के नाते भी SPG मिलती थी, लेकिन वो तब प्रोविजन ये था 10 साल तक। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह हटे तो उनको भी SPG थी, दिया गया। दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को भी SPG थी 10 साल तक। 10 साल तक। वो 10 साल का एक्ट था या एक्ट उससे था। ज्यादा। अब वो, क्योंकि मुझे लगता है जितेंद्र ज्यादा बताएंगे क्योंकि होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। उसमें वाजपेयी परिवार को भी थी, वाजपेयी जी को भी थी। तो वो अब कम किया गया है। वो पूर्व प्रधानमंत्री का शायद 5 ईयर का है। पूर्व प्रधानमंत्री का भी जो भी है वो भी अब हटा दिया गया, सिर्फ वर्तमान सिर्फ प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के लिए SPG दिया जाएगा, बाकियों को इस तरह बाकी से। को जेड प्लस Z+ सिक्योरिटी विद ASL, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको भी और इसके साथ साथ गांधी परिवार को भी देखिए, इनको दिया जाएगा। मैं मतलब मेरा ये जो बात होती है और लगातार सुरक्षा को लेके सवाल खड़े होते रहते हैं, कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा मानता है कि एक तरीके से राहुल गांधी पे नज़र रखने को लेकर भी, मतलब ये चर्चा कि वो विदेश जा रहे हैं, विदेश से आ गए हैं बिना बात, फिर चले गए विदेश, तो ये इन्फॉर्मेशन लीक आउट होती है सियासी रूप से उसका फ़ायदा उठाने के लिए या फासले बढ़वाने के लिए नेताओं से। जैसे कि एग्जाम्पल है कि जो वोटर अधिकार यात्रा में जब अखिलेश यादव आए, तो अखिलेश यादव पटना से चले आरा की तरफ, छपरा की तरफ आ रहे थे और राहुल गांधी ऑलरेडी थे वहाँ पे, छपरा में थे, कैंप कर रहे थे। तो मैंने देखा कि वो पूरी जो सड़क है जिस तरफ से अखिलेश का काफिला आना था, अब अखिलेश 100-200 गाड़ियों से तो कम से नहीं आ रहे थे, वो बॉर्डर का इलाका है, सारा यूपी वाला नेता लाल टोपी सारा पहुंच गया था पहले ही। तो जो सड़क थी, मुझे लगा कि अब मैं अखिलेश का टीटी कहाँ पे करूँ, अखिलेश यादव का।
अगर वो मिल गए तो शीशा नीचे। टीटी का जरा फुल फॉर्म बता दीजिए दर्शकों को। टीटी मतलब जो टीटी होता है वो टिक टैक होता है, मतलब हम लोग हमेशा टिकटॉक जैसे एक छोटे टिकटॉक इंटरव्यू के नहीं फॉर्मेट। संजय जी, टिकटॉक नहीं है। टिकटॉक टिकटॉक नहीं है, टिकटॉक नहीं नहीं, टिक टैक एक छोटा इंटरव्यू फॉर्मेट है। हाँ तो टिक टैक कैसे करें, क्योंकि उस दिन का बड़ा दिन था। तो बड़ा दिन था कि अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं और मतलब वो आखिरी दिन था यात्रा का भी, जिस पूरा कल क्लाइमैक्स होना था। तो हमें लगा कि ये तो अखिलेश यादव कैंप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, या तो नाराज होके वापस चले जाएंगे, या तो फिर कहेंगे कि आगे छपरा में मिल लो, यहाँ कैंप में तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम कहा यहीं आने वाले हैं। तो हमको एक नेता ने बोला, मैडम अखिलेश यादव तो यहाँ से निकल रहे हैं, वो एक स्टॉप आगे थे। तो कांग्रेस के नेता बोले, मैडम अखिलेश यादव यहाँ से तो गुजर रहे हैं, कैंप की तरफ जा रहे हैं, और बड़ा रेला और मेला लेके आए हैं गाड़ियों का। तो हम देख रहे हैं कि कैंप के सामने घोड़े खड़े हुए हैं, हाथी खड़ा हुआ है, सारी गाड़ियां बिल्कुल जाम है। तो हमने कहा अखिलेश यादव तो यहाँ पे अच्छा 15-20 मिनट फंसे रहेंगे, और वही हुआ। और ये पुलिस से जो मनोज त्यागी हैं कांग्रेस के, लगातार राहुल की गांधी की सुरक्षा में, वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे पुलिस से कह रहे हैं कि एक पूर्व सीएम आ रहा है, आप रास्ता हटवाइए, जगह बनवाइए, तो वो कैसे आएंगे। तो मुझसे पुलिस कह रही है कि ये हमारा काम नहीं है। ये उनका कहना था कि ये हमारा काम नहीं है। तो लगातार यात्रा, और अखिलेश वहीं पे फंस गए, और हम लोग ने वो इंटरव्यू भी किया अखिलेश यादव का, वहाँ अवध मगध की बात करके शीशा उनने नीचे भी कर लिया, एक्सक्लूसिव भी हो गया। तो इसी तरीके से कि अगर कोई और बड़ा नेता होता, हो सकता बोलता कि कोई इंतजाम नहीं, हम वापस चले जाएंगे। तेजस्वी यादव तो गांधी मैदान के बाहर ही खड़े रह गए थे, बिल्कुल वो वीआईपी गेट पे सीआरपीएफ ने रोक दिया। तेजस्वी, संजय यादव, 3 बड़े नेता गांधी मैदान के बाहर गाड़ी में बैठे हैं, और वो सीआरपीएफ कह रही है इस गेट से आप नहीं जा सकते। फिर राहुल गांधी ने फ़ोन घुमाया, राहुल गांधी ने जो उनके सिक्योरिटी कवर करते हैं उनको बोला कि इस तरीके से फ़ोन आया, देखो कैसे। 5 मिनट नहीं होता, तेजस्वी वापस चले जाते। इतना तो उनको लगता है कि सीआरपीएफ किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, ये प्रोटोकॉल है। पर कांग्रेस को लगता है कि कभी कभी नहीं पता होता कौन नेता मिलने आ रहा है। 4-5 नेता ऐसे ही आ जाते हैं, हर एक का डिटेल देना संभव नहीं है। हम लोग सिवान में थे, और जो काफिला था वो जा रहा था राहुल गांधी का। तो हम लोग ने देखा कि हम लोग आगे ले लेते हैं, पहले चले जाएं, पीछे बहुत लोग फंस जाए। शाम हो गई थी, अंधेरा था, पैर रखने की जगह नहीं थी, पुलिस नजर नहीं आ रही थी, और राहुल गांधी की गाड़ी फंसी हुई थी, और सामने ये मनोज त्यागी गाड़ी को हटवा रहे थे, पूरा पसीने से तर जगह बनवा रहे थे। तो तब हमने वो सीन देखा, ठीक है, और हमें नहीं दिखा कि कोई और भी था। और सीआरपीएफ का भी काम बहुत कठिन होता है, पर इनका कहना था कि लगातार सीआरपीएफ की टीम हर स्ट्रेच में बदल रही थी। तो जो पुरानी वाली टीम थी, जिसको आइडिया था कि कैसे यात्रा चलेगी, वो चेंज हो जा रही थी। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और मनोज त्यागी, पता चला कि दूसरे दिन हम जब पटना पहुंचे तो पता चला कि मनोज, उसका त्यागी का तो पैर टूट गया। हमने कहा कैसे, कहते सिवान में। हमने कहा कब, कैसे, उसी दिन उसी समय जब हम लोग गुजरे थे वहां से, राहुल गांधी की गाड़ी उनके पैर के ऊपर चढ़ गई। टर्न हुआ और राहुल गांधी की गाड़ी उनके पैर के उसके ऊपर चढ़ गई। राहुल गांधी का फ़ोन भी आया उनको, और उनका प्लास्टर लगा। 45 दिन उनको बोला गया कि प्लास्टर आप नहीं काट सकते। तो इस तरीके से भी उनको लगता है कि वहाँ पे उनका आरोप है कि वहाँ पे हम लोग को जानबूझ के बिल्कुल जो है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा था, ताकि यात्रा ही आगे नहीं बढ़े। अखिलेश यादव हमसे कह रहे थे पार्लियामेंट में कि हमारी तो कुछ वहाँ पे इंतज़ाम ही नहीं था, हम तो खुद ही ट्रैफिक में फंसे रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस का कई बार जिम्मेदारी भी उनकी होती है कि वीआईपी को जो है सुरक्षित जगह पर पहुंचाना। एक ऐसी ही कहानी और जानकारी एक रिटायर्ड एसपीजी के अधिकारी ने बताया कि हिमांशु ने बताया कि राहुल गांधी एसपीजी की सिक्योरिटी भी उनको थी पहले, जब ये तो चेंज हुआ। वो एक बार नए साल के लिए केरल गए हुए थे। तो ये बता रहे हैं, किसी को कोट अनकोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ जानकारी। ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कई बार ये रहता है कि वीआईपी अगर वहाँ पर गया, जैसे राहुल गांधी परिवार जो होता है वो जब भी कहीं जाता है तो पब्लिक ऑटोमेटिकली बहुत लोग वो होते हैं, आते हैं।
एसपीजी उस दौरान थी और बोला गया कि राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं, केरल में नए साल में वहाँ पर रहेंगे। बोल दिया गया कि भाई कोई तस्वीर और ये सब नहीं आनी चाहिए। एसपीजी को बोला गया, 2 फ्लीट तैयार की गई, एयरपोर्ट पर उतरे वहाँ से 2 फ्लीट तैयार की गई गच्चा देने के लिए कि एक से जाएंगे और एक फ्लीट भेज दी गई दूसरी तरफ। मीडिया वालों ने उसको पीछा किया, मतलब ये था कि मीडिया में कोई तस्वीर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर ये था, ये वो बता ऑर्डर रहे- राहुल गांधी ने दिया था? नहीं, राहुल गांधी ऑर्डर नहीं, ये था सिक्योरिटी ये फोर्सेस सिक्योरिटी को की उस दौरान स्ट्रेटेजी थी। स्ट्रेटेजी थी कि नहीं आनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि कैसे तस्वीर भी आ गई, तस्वीर भी आ गई। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तू डाल कि डाल जहां मैं पर वो पात- गए थे, बचाया गया। बचाने के बाद दूसरी फ्लीट गई, जहां रिजॉर्ट में जहां पर रुके थे वो सारा चीज़ था। वहाँ का लोकल जो जर्नलिस्ट था, वो एसपीजी के ऑफिसर हैं, रिटायर हो गए, वो बता रहे थे कि हम लोगों ने कैसे जो है कोशिश की, उसके बावजूद भी तस्वीर आ गई। वो आदमी जब जिस रिजॉर्ट में वो गए थे, वहाँ पर जो वहाँ का लोकल पत्रकार था, फोटोग्राफर, वो ताड़ के पेड़ के ऊपर, मुझे यही ताड़ लगा के पेड़ के ऊपर, टॉप एंगल शॉट लिया। नहीं, ऊपर बैठ चढ़ के, हाँ। और उसने वहां से तस्वीर ले लिया। और वो ऐसी फोटो थी, तस्वीर लेने के बाद वो उसमें मैगजीन में छप गई। छपने के बाद वो वायरल हो गई, कंट्रोवर्शियल तस्वीर थी। इसके बाद उसको हटाया गया। हाँ। जैसा भी था, लेकिन मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कोशिश वो लोग ये करते हैं कि वीआईपी अगर चाहता है कि उसकी तस्वीर ना आए, ये सारा चीज़ हो, तो वो लोग बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने मीडिया को देख लिया, बड़ा मुश्किल ताड़ के काम है उनका भाई, बहुत ही बहुत मुश्किल काम। ताड़ के पेड़ के ऊपर जब उन्होंने ये कहानी बताई हमको, तो मैंने कहा गजब सर, आप लोगों के ऊपर बड़ा टफ काम रहता है। और बड़ा, तो इसी वजह से जो भी सिक्योरिटी फोर्स वीआईपी सिक्योरिटी देती है, उसके पास जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन होता है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो लोग उसके हिसाब से काम करते हैं। जो सरकार की तरफ से या फिर जो एजेंसी उनको बताया जाता है, IBS थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट जो आती, उसके आधार पर काम किया जाता है। उस वीआईपी को बचाते भी हैं, कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसकी शिकायत भी करते हैं। ये तमाम तरीके हैं जो कि अपनाया जाता है। और ये भी है कि कई बार हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है कि जो प्रोटेक्टी है उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। जैसे रामलीलाओं में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो उस समय हम लोग जो ऊपर, जिसको प्याऊ बोलते हैं पुरानी दिल्ली के रामलीलाओं में, तो ऊपर सेकंड 2 फ्लोर के वो बनाते हैं टेंट, तो उसमें रहते हैं। लेकिन जब उनके आने का टाइम होता है तो पूरी कॉमिंग होती है, सबको बाहर निकाला, क्वार्टन ऑफ किया जाता है। उसके बाद फिर ऊपर किसी को नहीं रहने दिया। हमने कहा कि हम तो यहाँ कैमरा लेके, बोला नहीं, प्रोटेक्टिव से ऊपर आप नहीं रह सकते। और जिस तरह से उस फोटोग्राफर ने ताड़ के ऊपर चढ़ के फोटो ली, तो उसने तो पूरी कहावत ही बदल दी। तो डाल डाल मैं ताड़ ताड़। नहीं जितेंद्र, एक चीज है, मान लीजिए कोई वीआईपी है, वो प्रोटेक्टी है, अगर वो जाना चाहता है किसी पर्सनल उस पे, तो क्या जो येलो बुक है या दूसरी बुक है, उसमें वो साइन करके कि मैं स्वेच्छा से जा रहा नहीं जा हूँ सकता कुछ घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4, कुछ ऐसा प्रोटोकॉल भी है। कई बार ऐसी चीज सुनने में आती है कि सिक्योरिटी कहती है, साहब आप लिख के दे दीजिए कि आप जाना चाहते हैं। राहुल गांधी का भी ऐसी कुछ शायद किस्सा हुआ था। वही नहीं, उसमें जैसे जो वीआईपी जिसको अगर विदेश जाना है और वो ऐसे जाना है, तो उसको बताना तो पड़ता ही है कि भाई इसमें मुझे यहाँ जाना है और ये है। क्योंकि जिसको थ्रेट परसेप्शन जिसको होता है, उस हिसाब, जैसे कोई सांसद होता है, हमने मलूक नागर जो हैं वो बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के लिए भी अगर हमें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी है या फिर वाई+ कैटेगरी है, उस दौरान भी जब हम विदेश जाते हैं तो उस दौरान हमें बताना होता है फला एजेंसी को, जो सिक्योरिटी हमें देता है, कि वहाँ पर आप बता दीजिएगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो Z+ कैटेगरी होती है उसमें ये फिक्स है कि उसमें जानकारी देना ही होता है उस कंट्री को। पर्सनल विजिट में, जैसे पर्सनल विजिट में कोई जा रहा है आदमी, तो उस दौरान उसको ये तो जानकारी उस प्रोटेक्टी को देना होता है, उस सिक्योरिटी एजेंसी को, कि भाई मैं पर्सनल विजिट में जा रहा हूँ और इस वजह से जा रहा हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसी के पास जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं दे रहे हैं
तो वो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि पूर्व की केंद्र सरकार में वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे एक नेता, तो वो तो अक्सर प्रोटेक्शन में रहते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको कई बार अपनी पर्सनल गाड़ी में टी शर्ट और जीन्स पहन के और जाते हुए अकेले गाड़ी ड्राइव करते हुए वो जाते थे। आपने देखा है ऐसा कुछ? हाँ, हमने खुद ही, जिस समय एक बार का तो मैं खुद ही गवाह हूँ, बताइए। जब हम लोग 7 रेसकोर्स रोड के आगे हमारी गमला पोस्टिंग होती थी हाँ कि सारे दिन वहीं रहना है, मंत्रिमंडल डिसाइड हो रहा है, सब हो रहा है, तो उसको गमला पोस्टिंग ही बोलते हैं हाँ, अपन। गमला कि पोस्टिंग। गमला की तरह आप बैठे रहो वहीं पर और देखते रहो कौन आया कौन गया। हाँ। तो कई बार हमने देखा कि वो मंत्री जी चले पहुंचे और निकले रिपोर्टिंग। नहीं, हाँ पहुंचे और निकले रिपोर्टिंग, बिल्कुल सही कि फलाने पहुंचे और फलाने निकले। हाँ, तो उन मंत्री जी को हमने कई बार देखा वहां से, कैसे देखा वही तो जानना चाह रहे, थोड़ा बताइए विस्तार एकदम में। जैसे ट्रैफिक थोड़ा सा रुक गया वहां पर, ठीक है। कोई आ रहा कोई जा रहा है, तो उस समय आप सब लोगों उसका एक्सपीरियंस होगा। अब तो खैर उधर रहने ही नहीं देते हैं, जब रहने देते थे वहां तो एक आध बार वो ट्रैफिक स्लो हुआ तो सब लोग अरे देखो 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 ये जा रहे, तब तक वो निकल जाते थे। उनकी अपनी गाड़ी थी और गाड़ी को सब लोग पहचानते थे। तो ये गच्चा कैसे देते हैं सिक्योरिटी को? क्या मांडवली होती है कुछ, या फिर वो, ये सवाल मेरे भी जहन में था जो हिमांशु ने पूछा कि वो बिना सिक्योरिटी के वो कैसे निकल जाते हैं। राजीव गांधी भी, जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तो बहुत सिक्योरिटी बढ़ गई थी प्रधानमंत्रियों की, राजीव गांधी के बारे में उस समय भी इंडिया टुडे में और बाकी सब जगह छपता था कि वो सिक्योरिटी को गच्चा दे के और अपनी गाड़ी से निकल गए, और 1-2 घंटा बाद तब तक खोज ढूंढ मचती है कि कहाँ गए, तो फिर वो खुद ही प्रकट हो जाते थे। ये तो राव कुछ होता नहीं, था। ऐसा तो बहुत बार होता है। हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री रहते हुए वो उन पे ईडी का रेड हुआ, वो भी गायब हुए। और उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री वो भी गायब हो जाते थे 2-3 घंटों के लिए, रोज पता ही नहीं चलता था, पंचम तल पे खोज पुकार मचती क्योंकि थी, कहाँ ये गए, सब कहाँ तो देखिए होता ही है। क्योंकि मेरा एक सवाल जितेंद्र से और है, और मौसमी से, क्योंकि मौसमी भी होम मिनिस्ट्री तब कवर करती थी। पी चिदम्बरम वो एक PSO लेके चलते थे अपनी हमेशा। गाड़ी। तो एक गाड़ी उनको पीछे सिविल सिक्योरिटी की चलती थी, तो उनको शक हो गया पी था। चिदम्बरम की ये ये खबर भी स्टाइल आई थी। कि बाद में उन्होंने गाड़ी सिग्नल क्रॉस करके रोका और कहा कि भाई क्यों पीछे, सर क्योंकि हमको प्रोटोकॉल है। होम मिनिस्टर उन्होंने नहीं। हाँ। तो ये सिविल हाँ, ये कैसे ड्रेसेस होता है? में भी जो है IB या अन्य एजेंसीज के लोग जो हैं, अगर आप नहीं भी ले रहे हैं और आपकी क्योंकि सुरक्षा को खतरा है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट दूसरे तरीके से भी किया जाता है। आपको याद हो कि आलोक वर्मा के घर के बाहर IB ऑफिसर थे, क्योंकि IB बिल्कुल उनके घर के बाहर थे, तो पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया, भाई कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा भाई ऐसे। तो ये सारी चीजें सुरक्षा देने की अलग अलग तरीके भी हैं, जिस पे कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं। चिदम्बरम साहब ने भी खड़े किए थे, शायद आप दोनों, क्योंकि गृह मंत्रालय कवर करते रहे ना लंबे समय। नहीं, उनका जैसे तरीका ये था, पी चिदम्बरम, कोई भी जैसे घटना होती थी, कई बार देखा गया कि कोई बड़ी घटना, नक्सल अटैक या कुछ हो गया, तो अचानक वो उठ के जो है खुद ही गाड़ी ड्राइव करते हुए PSO, चले आते थे। हाँ, गाड़ी लेकर के चले आते थे, और बाद में उनकी सिक्योरिटी आती थी। जनरली वो कई बार गृह मंत्रालय जो नॉर्थ ब्लॉक में था वहाँ देखने के लिए भी चले आते थे कि कंट्रोल रूम काम कोई कर रहा है कि नहीं, मतलब इस टाइप में उनकी स्टाइल थी। और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लेके नहीं चलते थे, वो कम सिक्योरिटी लेकर के चलते थे। थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट हो सकता है उनके लिए कम रही हो, क्योंकि उनका तरीका पर राहुल गांधी के लिए तो है ना थ्रेट बहुत हाई है। परसेप्शन। थ्रेट देखिए परसेप्शन हाई राहुल है गांधी का मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो बात नहीं आई। राहुल गांधी को कवर करना बतौर सिक्योरिटी एक काफ़ी बड़ा नाइटमेयर है, एक चैलेंज है। एक और बात है कि जो इन्फॉर्मेशन नहीं आती या कुछ, कभी राहुल गांधी बाइक पे चल पड़ते हैं, कभी वो पैदल चल पड़ते हैं, कभी वो इतनी हाइट पे केदारनाथ ट्रैकिंग करने लगते हैं पैदल। आप सोचिए कि मैंने देखा है वैष्णो देवी में, जब सिक्योरिटी पूरा अपना गियर के साथ, अपने बूट्स के साथ, हम लोग वॉकिंग शूज़ पहनते हैं, कार्गोस पहन लेंगे, T-शर्ट पहन लेंगे, रेडी रहेंगे। वैष्णो देवी का ट्रैक काफ़ी इंटेंस है, और जो इंसान 6 घंटे में कवर करे, राहुल गांधी वो 3 घंटे में कवर करते हैं। वो इंदिरा गांधी की तरह राहुल गांधी इतनी तेज स्पीड में चलते हैं
कि हम लोग उनको कवर करते करते अब क्या करते हैं, हम 5 किलोमीटर की लीड लेके रहते हैं, पहले खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमको अगर वो हमें पता है कि राहुल गांधी, कोई कह रहा था अरे अभी तो चले, हमने कहा अभी तो चले हैं, 1.5-2 घंटे में वो ये स्पॉट पे पहुंच जाएंगे जो हम लोग 3 घंटे में कवर किए हैं गाना गा गा के भजन माता रानी का, तो ये पहुंच जाएंगे। और हमने देखा जो बाकी सिक्योरिटी थी वो बकायदा राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए मतलब वो आगे चल रहे थे, पूरे पसीने से तर थे वो लोग, हैवी गियर पहने हुए थे, अपना सब कैरी कर रहे थे। तो वो एक नाइटमेयर होता है, कभी बाइक पे भट्टा परसल अचानक चले जाएंगे, तो वो एक स्केयर आसान नहीं है, मतलब राहुल गांधी की सिक्योरिटी ये तो यही दिक्कत को फॉलो करना, और थ्रेट परसेप्शन भी है। तभी तो वो इंसान आए तो जाके किस मार दिए राहुल गांधी को। ये दिक्कत। एक युवा था ना, बाइक पे चल रहा था, आके बिल्कुल राहुल गांधी को हक करके किस मार लिया, तो एक चपाट सिक्योरिटी वाले ने उसको लगाया। वो राहुल गांधी बोले क्या भैया क्या हो रहा है, ये हो रहा है। वो बिहार की रैली में तो था, तो सब लोग को तो बड़ी हंसी आ रही है, पर सिक्योरिटी जो बेचारे वो बाइक से दौड़ रहे थे, नहीं वो पीछे वाली बाइक में खड़े थे सिक्योरिटी वाले, ये तो राहुल गांधी किसी और के साथ थे, पीछे सिक्योरिटी वाले बगल वाली बाइक में, शायद तेजस्वी की बाइक में सीआरपीएफ वाले बैठे थे। वो इतने अलर्ट थे कि उतरे और इस युवा को जो भी है, मतलब क्योंकि ब्रीच है ना, ये युवा का एक कनपट्टी पे धरे, उस बेचारे को थोड़ी पता है कि क्या करना है नहीं करना, उसको कोई रूल ऑफ बुक थोड़ी दी गई कि आप ये वायलेशन करोगे नहीं करोगे। बहरहाल क्योंकि राहुल गांधी और राजीव गांधी का जिक्र किया अभी कि वो रेस लगा रहे थे, मुझे याद है 2014 या 15 की बात होगी, विंटर्स के दिन थे, तो हम अजीत सिंह का घर था जो अभी एस जयशंकर जिस घर में रहते हैं वहाँ खड़े हुए थे। मैंने देखा एक बड़ी तेजी से कोई दौड़ता हुआ आदमी आ रहा है और उसके पीछे पीछे 2 पीएसओ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं साथ में। तो देखा राहुल गांधी जो है वो दौड़ रहे हैं क्योंकि वो तुगलक लेन में रहते थे। अब वो पीएसओ भी जैसे मौसमी ने बताया पूरी यूनिफॉर्म में, क्योंकि दौड़ रहे हैं अब उनके साथ, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। अगर कुछ हो जाएगा तो उसकी जवाबदेही किसकी है? वो सिक्योरिटी फोर्सेस की है जो फोर्स उन्हें सिक्योर कर रही है। ये तमाम चीजें होती हैं और इसीलिए ये है कि अगर आप जाएं तो बता के जाएं। खैर क्योंकि मौसमी ने ये भी कह दिया कि कांग्रेस का एक धड़ा ये भी मानता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इंफॉर्मेशन लीक करती हैं, लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन लीक इसी सरकार में होती होगी या पहले नहीं होती होगी? तो ये तो अगर है तो ये पहले भी हुआ होगा और नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होता होगा। ये तो विश्वास की बात है। और क्योंकि राहुल गांधी की सिक्योरिटी पे, तो एक मेरे ख्याल से राहुल गांधी के जो बहुत करीब आए जिन्होंने फोर्स छोड़ के ज्वाइन किया वो सिक्योरिटी फोर्स के ही व्यक्ति हैं। बिल्कुल। तो ये आप ऐसा नहीं कह सकते। उनका नाम बैजू है और बैजू अब इतने स्ट्रॉन्ग वहाँ पे राहुल गांधी की टीम में, वो पूरी राहुल गांधी की जितनी भी ट्रैक्स हैं, भारत जोड़ो यात्रा 1, 2 जितनी भी स्ट्रेचेस हैं, उसकी पूरी पॉलिटिकल रेकी भी करते हैं, सिक्योरिटी की भी रेकी करते हैं। और मतलब कि मैंने देखा है पिछले 15-20 साल में साई की तरह राहुल गांधी के साथ वो अपना जो भी उनका स्टेल्थ है एसपीजी का इस्तेमाल करते हुए, साई के साथ राहुल गांधी के साथ हर एक स्ट्रेच पे मैंने देखा है कि वो रहते हैं। बल्कि मैं कह रही थी कि उन्हीं को फ़ोन आया तेजस्वी के कैंप से कि हमको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और उनका बहुत अच्छा तालमेल भी है सीआरपीएफ, और क्योंकि फॉर्मर वो एसपीजी रहे हैं, तो मतलब कि उनके, मुझे लगता है वो राहुल गांधी के मैन फ्राइडे है उस मामले में। मतलब प्लानिंग को लेके अगर आप वो सोचें कि बैजू दिल्ली में होंगे, आप फ़ोन कीजिए तो वो कहीं और होते हैं जहाँ पे राहुल गांधी को मणिपुर जाना है या एडवांस टीम में रहते हैं कि मणिपुर जाना है या कहीं जाना है, तो वो एडवांस टीम में स्वॉट टीम की तरह काम करते हैं जिसमें ये। पर ये दिलचस्प है जो हिमांशु बता रहे हैं ना कि लीक होता है, मतलब मुझे ये, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अगर लीक अभी होता है तो पहले नहीं होता होगा, और पहले नहीं होता होगा तो अभी भी नहीं। देखिए क्या है, एक चीज याद रखिए, आपको फोर्सेस पे विश्वास करना होगा। पर हिमांशु, मतलब मैं बस एक लाइन बोलती हूँ हिमांशु, ये प्राइवेसी वाला मामला ना थोड़ा सा बदल रहा है कि मुझे एक बीजेपी के सांसद ही, जब मैंने बोला राहुल गांधी विदेश चले गए, आ तो गए वोट डालने, तो मुझे बीजेपी के एक सांसद बोले सब सांसदों की अपनी प्राइवेट लाइफ भी होती है, सब लोग जा सकते हैं, कोई भी ट्रिप और दौरा कर सकता है, इसमें निजता में हर समय हर एक सांसद पर नजर रखना। तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं
कि राहुल गांधी पे हर समय नजर नहीं रखनी चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं, सबकी अपनी मौसमी, प्राइवेसी। उसमें तो कोई बड़ी चीज है नहीं, क्योंकि सब सांसदों के पास जो है, अगर आप पासपोर्ट देखेंगे तो डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पासपोर्ट है। उसका कलर डिफरेंट है। लाल जैसी वो जाए, कहीं आप जाएंगे, इमिग्रेशन कलर। क्रॉस करेंगे, वो पता चल जाएगा कि आप किस कंट्री जा रहे हैं। इसमें कोई अर्थ साइंस की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप बता के जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिना बताए जाएंगे तो आदमी दूसरे तरीके से फोर्सेस को, क्योंकि फोर्सेस को आपकी सुरक्षा की बात है, देखना पड़ता है। वो सवाल है, क्योंकि आप जाएंगे, आपका पासपोर्ट है, कहाँ जा रहे हैं वो 1 सेकंड में किसी को पता चल जाएगा ही किस चल कंट्री जा रहे हैं। ये आपको बात- कहा था मैंने कि और ये चुप सोशल कराना मीडिया मुझे का मुश्किल हो जमाना जाएगा। है। नहीं, ये सोशल मीडिया का जमाना है। नहीं, पता आज चल जाता है, अभी पता कल चल एक जाता वीडियो है। देख रहा था राहुल गांधी का, किसी कंट्री में एयरपोर्ट पे वो गेट में एंटर कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में लोग देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। अब कोई ऐसा नहीं है, विद इन सेकंड में वायरल हो जाती हैं चीजें, कौन कहाँ है, क्या है। इसी के साथ हमारा ये जो शो है ये इस समय अंत पे आ चुका है, लेकिन उससे पहले हम कई सारे कमेंट्स पढ़ते हैं जो लोगों ने भेजे हैं। यूट्यूब पर रवि शर्मा जी लिखते हैं, बेहतरीन पॉडकास्ट, थैंक यू वेरी मच रवि जी। अंदरूनी खबर के लिए एक बेहतरीन रेडियो है, आप सभी रिपोर्टर शानदार प्रस्तुति करते हैं। रवि जी थैंक यू वेरी मच। नरेश चौहान जी लिखते हैं, एक चीज क्लियर है, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस शो हैव होली सोल, थैंक यू वेरी मच। वेल डन, प्लीज कंटिन्यू। जनरोपन प्रसाद जी, इनका ये कमेंट आया है, वेरी गुड शो, प्लीज कंटिन्यू। कुमार कांत जी लिखते हैं, प्रस्तुति में बेबाक हैं आप लोग, थैंक यू वेरी मच। गीता पांडे जी ने लिखा है, क्या ओ आप हमें यूएस से देख रही हैं, थैंक यू वेरी मच। वॉचिंग यू फ्रॉम द यूएस, आई लव योर शो, आई फॉलोड मौसमी ड्यूरिंग भारत जोड़ो एज वेल। मौसमी जी तारीफ आपकी। आई लाइक द पॉडकास्ट ऑन करंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेंड्स। सैयद जी ने ये कमेंट लिखा है, आई लाइक द पॉडकास्ट, करंट पॉलिटिकल ट्रेंड्स, पॉलिटिकल प्रोसेस, एवरीथिंग अबाउट द ऑपोजिशन। सैयद जी थैंक यू वेरी मच। रघुनाथ जी ने लिखा है, आपका ये पॉडकास्ट अभी शुरू होगा, मैंने आज से ही सब्सक्राइब इसको कर लिया है, सुनने में बहुत मज़ा आता है, ये अन्य यूट्यूब पे जो देखने को मिलता है उससे बहुत अलग है, थैंक यू वेरी मच। एक सवाल भी मौसमी जी आपके लिए आया है। अशोक सक्सेना जी ने ये लिखा है, हाइड्रोजन बम राहुल गांधी कब फोड़ने वाले हैं? सूत्रों के हवाले से आपको क्या पता है मौसमी जी? मैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, तो बता देती हूँ कि देखिए, राहुल गांधी ने, किसी ने बोला ना वीपी चुनाव को लेके, तो उन्होंने बोल दिया वोट चोर गद्दी छोड़, वीपी चुनाव के लिए भी, और बोला कि बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम अब फोड़ने वाले हैं। तो कोई कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन पर राहुल गांधी ये बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं। तो किसी भी वक्त अब ये हरियाणा की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी एक और PPT-2 रिलीज कर सकते हैं। PPT-2 कभी भी रिलीज हो सकती है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे जरूर कि कब रिलीज होने वाला है, कब रिलीज नहीं होगा। बताइए संजय जी। बस अब ये चूंकि कार्यक्रम समापन की ओर है, आज हमने 2 बड़े मुद्दों पर बात की। सबसे पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्रॉस वोटिंग, और दूसरा राहुल गांधी की सिक्योरिटी। इस पे हमारे पुराने सहयोगी रहे आलोक श्रीवास्तव, बड़े शायर हैं, उनके 2 शेर बहुत मौजू हैं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, हम मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। ये सिक्योरिटी एजेंसियां बताती हैं कि हम मसरूफ हैं लेकिन बेखबर नहीं हैं। अब तो अपने खून ने भी साफ कर दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। वाह वाह, तो ये क्रॉस वोटिंग करने वालों के लिए ये शेर था। जो आपका पिछली बार आपने व्यूअर्स और फॉलोअर्स की बात की थी, बताइए मौसमी जी। हाँ, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लगातार ये बोला जा रहा था कि 60 करोड़ व्यूज हैं या फॉलोअर्स हैं, Confusion। और राहुल गांधी की टीम ने जो आंकड़े रिलीज किए थे जो सोशल मीडिया में थे, उसमें राहुल गांधी की टीम ने ये बोला था कि 60 करोड़ उनके इंस्टाग्राम पर व्यूज हैं, तो और लगभग 30 करोड़ व्यूज फेसबुक पे हैं, जिसको मैंने फॉलोअर्स बोला था। तो उसको लेके ज़बरदस्त बवाल बचा था, और वो मेरे आंकड़े नहीं थे, वो कांग्रेस के आंकड़े थे, सोशल मीडिया टीम के आंकड़े थे जी, पर वो फॉलोअर्स नहीं, व्यूज़ थे। लेकिन जो आंकड़े इस तरफ से आए हैं और बीजेपी ने रिलीज़ किया, वो भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये 1 हफ्ते के जो आंकड़े आए हैं अभी हाल ही में, अगस्त से लेके सितंबर तक, तो बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इंस्टाग्राम या फेसबुक से कंपेयर करें तो 1 हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग 94 फॉलोअर्स ऐड हुए हैं फेसबुक पर,
और जबकि टोटल एंगेजमेंट्स भी 55 लाख हैं। और राहुल गांधी लगभग उनकी टोटल एंगेजमेंट्स फेसबुक पर ही 29 लाख हैं। तो 55 लाख और 29 लाख बीजेपी का ये कहना है। और उनके जो फॉलोअर्स ऐड हुए हैं वो 77 लाख है। उसमें भी प्रधानमंत्री फेसबुक पे भी ज़्यादा है। और अगर इंस्टाग्राम की बात कर लें ऐश्वर्या, तो इंस्टाग्राम में भी बीजेपी के मुताबिक ये आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। इंस्टाग्राम पे लगभग फॉलोअर एवरेज एंगेजमेंट जो है वो प्रधानमंत्री की 18 लाख है, जिस पे क्या कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम पे राहुल गांधी बहुत वायरल हो रहे हैं। और राहुल गांधी की एंगेजमेंट्स 3 लाख डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और फॉलोअर्स में भी उनका कहना है कि 4 लाख नए फॉलोअर्स इंस्टाग्राम, जो कि युवाओं का पेज माना जाता है, उसमें ऐड हुए हैं। और कांग्रेस के एक ही, मतलब राहुल गांधी के 1 ही लाख ऐड हुए हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि हमने तो पूरे महीने का आंकड़ा दिया है, 1 हफ्ते से पता नहीं चलता है। और बीजेपी का कहना है अगर आप 1 हफ्ते का आंकड़ा ले लें तो वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पीछे ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इस बात को लेके बैंक कर रही है कि अगस्त के महीने में यात्रा चली तो राहुल गांधी खूब वायरल हुए। तो कोशिश ये है कि रिपोर्टर्स ऑफ एयर में हम लोगों को भटकाए नहीं, और ऐसी कोई जानबूझ के एजेंडा ड्रिवन स्टोरीज नहीं करते हम। अगर हम आंकड़े दे रहे हैं तो हम कोट करते हैं, उसमें भी हमने कोट किया था। जी। तो ये व्यूअर्स और फॉलोअर्स की बीच की जो रेखा थी, जो थोड़ी सी ब्लर हो गई थी, वो क्लियर हो चुकी है। दोनों तरफ से आंकड़े आ चुके हैं। रिपोर्टर्स ऑफ एयर आप लोग प्लीज़ देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। आप हमें देख सकते हैं आज तक रेडियो पर, आप हमें सुन भी सकते हैं स्पॉटिफाई पर। छोटे छोटे चंक्स आप लोग देखते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि जो लिंक है प्लीज़ उस पर जाइए और जो लिंक है पूरा, उस पूरे पॉडकास्ट को सुनिए, क्योंकि कई बार छोटा देख के आपको वो कॉन्टेक्स्ट जो है उसको समझ नहीं आएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम कौन सी वो अंदर की कहानियां आप तक लेके आए। रिपोर्टर्स ऑफ